तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों क्या होता है? दिस इज अ काइंड ऑफ अ सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इन विच द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू दिस फर्स्ट सेट। ये जो चार लोग निकले ना, ये चार लोग रिलेशंस है असल में सेट। अरे अमृत सूरी आवाज आ गई थी एकदम से यार। ये जो चार लोग निकले ना यहाँ पर, अरे निकल क्या, ये जो चार अगर तुम लोगों ने ऐसे सोचा कि नंबर ऑफ रिलेशंस मतलब होता है कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट है, और ए क्रॉस बी के कितने सबसेट है वो इतने होंगे जितने ए क्रॉस बी के एलिमेंट ये होगा। कितने बच्चों को याद आ रहा है मास्टर आपने बताया था कि जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और पॉजिटिव स्लोप का मतलब मास्टर आप बताना चाह रहे हो, उस दिन बोल रहे थे कि एक्यूट एंगल होगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज हम आपका जो क्लास 9th एडवांस मैथमेटिक्स है उसमें रिलेशंस एंड फंक्शन आपका एक चैप्टर दिया हुआ है। क्लास 11th के स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं उनके पास, या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट के पास भी अगर ये वीडियो पहुंच रहा है ना, तो आपको भी यही पढ़ना है एग्जैक्टली। बस ये 9th वाले बच्चों को इस बार थोड़ा सा पहले पढ़वा दिया जा रहा है, और ये आर्बिट्ररी है जो एडवांस मैथ्स ले रहे हैं उनके लिए। ये चैप्टर पढ़ने के लिए कौन कौन पढ़ सकता है? वही एलिजिबल है जिसने सेट्स पढ़ा होगा। अगर आपने सेट्स नाम का चैप्टर पढ़ा है और बेसिक्स से आप वाकिफ हैं, अगर आप जानते हो कार्डिनैलिटी क्या होती है सेट में, सेट किसे कहते हैं, और सबसेट का कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी एडवांस मैथमेटिक्स में, वो अगर कवर कर लिया तो ये बहुत आसान चैप्टर होने वाला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये चैप्टर 11th में जाकर के, 10th में तो नहीं आता, 11th में जाकर के अब कोई भरोसा नहीं आगे सिलेबस चेंज होगा तो, लेकिन 11th में पहले एक चैप्टर आया करता था सेट्स के बाद रिलेशंस एंड फंक्शन नाम से, फिर 12th में ये पहला चैप्टर आता था इटसेल्फ इसी नाम से, रिलेशंस एंड फंक्शन से। 11th क्लास में आप रिलेशंस किसे कहते हो और फंक्शंस किसे कहते हो ये समझते थे, और 12th में रिलेशंस के टाइप्स क्या होते हैं और फंक्शंस के टाइप क्या होते हैं वो हम पढ़ा करते थे। ये आज की डेट में बच्चा पढ़ रहा है ऐसे। इसका आगे क्या रोल है? आगे जाकर बच्चों लीनियर अलजेब्रा या फिर मॉडर्न अलजेब्रा नाम से, लीनियर अलजेब्रा और उसका एक्सटेंशन मॉडर्न अलजेब्रा होता है। यह हायर एजुकेशन में जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो तो मैथमेटिक्स से, उस समय आता है लीनियर अलजेब्रा और क्या मॉडर्न अलजेब्रा जैसी चीजें, जिसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट माना जाता है, यानी अमूर्त जो बीजगणित है उसका पार्ट इसे माना जाता है। ठीक है ना? तो ये हम पढ़ते हैं। वहां आपको ग्रुप थ्योरीज, रिंग थ्योरीज जैसी चीजें जो पढ़नी होती है उसका बेसिक्स जो होते हैं वो यहां पर होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो आज बिल्कुल बेसिक है, जो बिल्कुल बेसिक कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं जो हायर एजुकेशन में भी रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी जैसी चीजें पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रही तो चक्करबाजी यहां से हुई है। आपको ये समझ नहीं आता, पहले यहां से पढ़ो। ये मत देखो कि क्लास 9th का है, छोटी क्लास का है या बड़ी क्लास का, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक्स यहीं पर है, अब जिसको भी पढ़ना है। ठीक है ना? एक तो बाल ऐसे उलझे पड़े से ऐसे लग रहे हैं जैसे सोकर आ गया होगा मास्टर, लेकिन क्या बताऊं मेरे भाई, सेट नहीं हो पाया आज थोड़ा सा ना, आज कॉमिंग नहीं करी ना मैंने। इधर देखो जरा, ये ऐसे बाल चाहिए थे मुझे। अब ये मत बोलियो ये आई है, हाँ ना, चल यहां देख। अभी पहले हम पढ़ रहे स्टार्टिंग से बच्चों एक बार, ठीक है? सेट्स आप लोगों ने पढ़ा है ये मान करके मैं आगे की कहानी को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आ जाओ। तो देखो, अगर आपको ना जो सबसे पहला मैं इंट्रोडक्शन इसका पार्ट करवाता हूं, इंट्रोडक्शन जितना कुछ मैंने बोला वो इंट्रोडक्शन ही था अभी तक। इसमें एक सबसे पहला टॉपिक बच्चों जो मैं डिस्कस करना पसंद करता हूं वो है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर नाम का टॉपिक मैं सबसे पहले बच्चों के साथ डिस्कस करता हूं। इसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ओपी ओपी कहते हैं ना, प्रणाम मास्टर ओपी, प्रणाम मास्टर ओपी, वही है ओपी। तो कहने का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर का मतलब बच्चों ऐसा होता है, जैसे कभी अगर आपने देखा होगा कि जैसे मान लेते हैं एक एक्स आर ऐसे करके हमारे पास कुछ एक वाई एक्सिस हुआ करती थी, मतलब ये एक्स एक्सिस हुआ करती थी और ये वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है। बच्चों एक पॉइंट यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल इसका नाम है 2,3। मान सकते हो थोड़ी देर के लिए? मान सकते हैं मास्टर। अब मैं कहता हूं एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल जिसका नाम मैंने कहा 3,2। 3,2 तो ऐसे ही होगा, 2 से आगे कहीं 3 और 3 से नीचे कहीं 2 होगा, तो ऐसा दिखते होंगे ये, मानते हो? तो ये टाइप का जो पेयर दिखाई दे रहा है जिसमें एक एब्सिस और ऑर्डिनेट है, इस तरह का एक पेयर, दो लोगों को कंटेन करने वाला एक पेयर जो होगा उसी को हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। ये दिखाई ऐसे देगा a, b इन जनरल, या x, y, जो भी आप कहना चाहो। खास बात क्या है? ये पैरेंथेसिस के अंदर आएगा, यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आएगा। दोनों एलिमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में कॉमा लगाया जाएगा। दैट्स क्लियर? या अब आगे बढ़ना बच्चों। अब देखो, इतनी सी बात हो गई। अब ये इसीलिए एग्जांपल दिया मैंने वहां पर, वो एग्जांपल दिया ही इसलिए क्योंकि आप जानते हो
कि अगर मैं आपको कहता हूं कि 2,3 और 3,2 क्या बराबर हैं, आप बोलोगे मास्टर क्या हो गया, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं सुबह सुबह, तो ये गलत बात है, क्योंकि 2,3 और 3,2 बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। इसका ठीक मतलब यहां पर ये हुआ कि जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखवाने पे आऊं आपको ऑर्डर्ड पेयर की, तो मैं कह देना चाहूंगा कि a, b और b, a आपस में बराबर बिल्कुल नहीं है, अनटिल और अनलेस a और b आपस में बराबर ना हो जाए। अगर a और b एक जैसे मान लिया 2,2, तब तो फिर उल्टा भी कर लोगे तो सेम रहेगा। अदरवाइज अगर a और b कोई डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं तो उनका बदलने पर, उनका ऑर्डर बदलने पर आप ये मत समझना कि चीज एक हो गई। आप बोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है मास्टर, ऐसा क्यों बोले? ऑब्वियस नहीं है, इसलिए नहीं है ऑब्वियस क्योंकि इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हो क्या, सेट्स। और सेट्स की पहचान क्या और ऑर्डर्ड पेयर की पहचान क्या है? सेट्स ये इस तरह का चीज दिखाई देगी तो ये सेट हो जाएगा। जब भी करली ब्रैकेट के अंदर ये कभी लिखा आ जाएगा मझले ब्रैकेट के अंदर, तो हम कहेंगे कि वो क्या हो गया, सेट हो गया। अगर उसी चीज को हमने ऑर्डर्ड पेयर बोलना है तो उसे हमें स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। गॉट इट? अब दूसरी बात यह है कि इस केस में क्या मैं कह सकता हूं कि b, a और a, b सेम है? इस केस में मैं बिल्कुल कह सकता हूं, यानी कि सेट्स के केस में ऑर्डर बदल देने पर भी सेट पर कोई परिवर्तन नहीं होते। इसीलिए बताना जरूरी था कि ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा नहीं है, और ऑर्डर्ड पेयर एग्जांपल देकर भी बता दिया। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर बदलने पर आपका वो बदल जाता है, एलिमेंट पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। a, b और b, दे डिफरेंट थिंग। अब इसी प्रकार से बच्चों इसका जो सेकंड आपको मैं इसका प्रॉपर्टी टाइप बताना चाहूं मैं, वो होगा कि मैं कहता हूं इफ a, b बराबर अगर x, y हो गया, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर है तो एक ही बात हो सकती है कि भाई उसका आगे वाला उसके आगे वाले के और उसका पीछे वाला उसके पीछे वाले के बराबर हो, अन्यथा ये हो ही नहीं सकता। यानी ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं तभी हो सकते हैं जब सच में उसका आगे वाला एग्जैक्टली आगे वाले के और पीछे वाला एग्जैक्टली पीछे वाले के बराबर होगा, तो ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इससे ज्यादा बातें आपको नहीं सीखनी ऑर्डर्ड पेयर में, इतनी बात शायद सबको समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, मैं आपको बोलता हूं 2 into 3 कितना होगा? आप बोलोगे मास्टर 6 होगा, कैसी मजाक मस्ती वाली बातें कर रहे हैं? तो हाँ भाई मजाक मस्ती वाली बातें चल रही, तो 2 into 3 6। तो आपको प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पता है अलजेब्रा में कैसे होता है कि 2 गुणा 3 कैसे 6 हो जाता होगा, आपको पता है। अब कोई एक साधारण सा बच्चा छोटा सा बच्चा, उसको बोलोगे 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या 6 हो गया, बोलेगा ऐसा क्या कर दिया कि 2 और 3 6 बन गए, ऐसा क्या कर दिया 5 और 2 में क्यों 10 बन गए। तो हमें पता है कि कुछ किया जिसे प्रोडक्ट कहते हैं और उसका ऑपरेशन को हम समझते हैं कि मतलब क्या होता है। वैसे ही एक प्रकार का प्रोडक्ट है सेट्स के बीच में। सेट्स जो होते हैं उनका भी प्रोडक्ट होता है, जैसे 2 गुणा 3 कुछ होता है, वैसे ही सेट ए गुणा सेट बी भी कुछ होता है। वो क्या होता है वो सीख लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है दो सेट्स का प्रोडक्ट, दो सेट्स का प्रोडक्ट। तो बच्चों जैसे मैंने कहा, लेट से मैंने कहा a बराबर मेरे पास एक सेट है a, b फॉर इंस्टेंस, और इसी प्रकार से मेरे पास एक सेट भी है बच्चों, और इसको मैं कह देता हूं सेट x, y, z, कुछ भी कह सकते थे, मैंने ये कह दिया। मैं थोड़ा छोटा भी ले सकता था लेकिन मैंने जानबूझकर बड़ा सेट लिया। अब मैं यहां पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी मैं लिखूंगा एक सेट a और दूसरा सेट b और उसके बीच में ये मल्टीप्लाई का सिंबल मारूंगा, इस मल्टीप्लाई के सिंबल को हम यहां पे स्पेसिफिक नाम देंगे मेरे भाई, और वो स्पेसिफिक नाम होगा क्या, हम इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, और हम इसे क्रॉस पढ़ेंगे, a क्रॉस b पढ़ लेंगे, a इंटू बी ना पढ़ करके a क्रॉस b। तो ऐसे करके, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है यार। मजा नहीं आ रहा शकल देख के अपनी यार? बताइए जरा मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? शकल देख रहा सामने, मजा ही नहीं आ रहा यार, ऐसे उकड़े उकड़े सवाल क्या लग रहा मास्टर, ये क्या चल रहा है यार मास्टर? अरे यार मैं नहीं खेल रहा, चल इधर देख, शकल मत देखियो, यहां देखियो। अब यहां पर देखो, ये कौन है, एक सेट है, ये एक सेट है, ये कौन है, ये एक सेट है। तो दो सेट के बीच में जब भी मल्टीप्लाई का सिंबल होगा तो इसको हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, इसे हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर आप इसे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट कहोगे, ज्यादा बेटर वो रहेगा, वैसे क्रॉस उसको रीड करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है बच्चों ये, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसे हम इन शॉर्ट में क्रॉस कहते हैं, ए क्रॉस बी, यानी दो सेट्स का प्रोडक्ट। अब सवाल यह है कि मास्टर दो सेट का प्रोडक्ट होता कैसे होगा, ये भी बता दो जरा, एक मिनट रुक जाओ जरा, सुन ले जरा मेरा कुर्बान होश में, इधर देखो, चलो पढ़ाई पर ध्यान है नहीं, गाने सुनने पर ध्यान रख रहा हो उसका, यही चेक कर रहा था मैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसको हम रीड करते हैं कैसे दादा, इसको हम क्रॉस से रीड करते हैं, इसको रीड एज क्रॉस, क्रॉस पढ़ते हैं इसे, ए क्रॉस बी, दो सेट्स के बीच का मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ही क्रॉस है। अब पढ़ना तो सीख लिया,
दो सेट्स के बीच में। लेकिन करते कैसे हैं मास्टर, होता क्या है ये खाली बस लिखने के लिए होता है, याद करने के लिए है कि कुछ करते भी हैं इसका? इधर देख लाला, इधर देख, ए क्रॉस बी बच्चों जब भी आपको करना है तो आप क्या करोगे, ए को लिखोगे पहले, ए के एलिमेंट्स क्या थे, ए कॉमा बी थे, ए सेट के। सेट बी के एलिमेंट्स क्या थे यार, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये सेट है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये मजले ब्रैकेट से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसमें करली ब्रैकेट का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए सेट है। जब भी ऐसा दिखाई देगा पक्का दो सेट्स हैं तो ऑटोमेटिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते कैसे हैं लल्ला, इधर देखो जरा, ऐसे करते हैं मास्टर कि जो पहले वाला, जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट किया करते थे, जो पहले वाला एलिमेंट है वो जाएगा एक बार इसके साथ, एक बार जाएगा इसके साथ, एक बार जाएगा इसके साथ, दूसरा वाला एक बार जाएगा इसके साथ, एक बार जाएगा इसके साथ, और एक बार जाएगा मेरे भाई किसके साथ, इसके साथ। यही होता है बस। अब कैसे करते हैं इसे वो भी एक बार देख लो लगे हाथ। तो ए क्रॉस बी जब मैं करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा ए मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, मल्टीप्लाई नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। ये आ गया आपका ऑर्डर्ड पेयर, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर बताया था। तो ए और एक्स मिलकर के एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ मिलकर एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। और इसी प्रकार से ए जाएगा वाई के पास तो क्या बनाएगा, ए कॉमा वाई। इसी प्रकार ए जाएगा जेड के पास, क्या बनाएगा यार, ए कॉमा जेड। बड़े मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है, तोते उड़ गए हमारे। अब इसी प्रकार से बी जाएगा एक्स के पास बी एक्स, और बी जाएगा वाई के पास बी वाई, और बी जाएगा जेड के पास यार कितना हो जाएगा, बी जेड। ये हो गया। अब दो लोगों का प्रोडक्ट, दो सेट्स का प्रोडक्ट भी एक सेट ही होता है। मैंने क्या कहा, ये एक सेट था, ये एक सेट था, तो ओवरऑल क्वांटिटी जो ए क्रॉस बी आएगी वो भी इटसेल्फ एक सेट है। और अगर सेट है तो सेट की सबसे फंडामेंटल पहचान है कि बाहर पे करली ब्रैकेट दिखाई देना चाहिए। इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा मास्टर, तो लगा दो यहां पे ऐसे करके, ये ऐसे करके लग गया। अब ये सेट बन गया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ए क्रॉस बी क्या है, एक सेट है। और कोई पूछेगा किसका सेट है, थोड़ा सा अच्छे से बताओ, आप बोलना ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। इसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर हैं। जैसे अभी तक इससे पहले हमने सेट देखा था एक नॉर्मल टाइप का सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स ए बी थे। अभी के एलिमेंट ए बी टाइप नहीं है, अभी के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर हैं। सो ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट बनेगा, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया, उनका कलेक्शन कर दिया, वही सेट जो बनेगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है बेसिकली। तो समझ में आ गया, इतना भी समझ में आ गया? तुम कह रहे मास्टर समझ में आ गया। थोड़ा सा मजेदार कुछ करें क्या, तोते उड़ जाएंगे तुम लोगों के, लेकिन कर लो सच में। इधर देखिए, अगर मैं बोलूं कि ए क्रॉस बी की एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूं मेरे भाई, तो मैंने डेफिनेशन बनाई कि ए क्रॉस बी एक सेट है। दिख रहा सबको सेट है? हाँ सेट है। मैंने बोला वो ऐसा सेट है जो एक्स कॉमा वाई टाइप का दिख रहा है। आप बोलोगे दिख रहा मतलब क्या मतलब? मैंने बोला कोई ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें एक आगे का एलिमेंट है, एक पीछे का एलिमेंट, ऐसे ही होता है ऑर्डर्ड पेयर। आपने बोला हाँ यार, कोई भी एलिमेंट उठा के चेक कर रहा हूं तो चाहे मैं इसको देख लूं, 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 ऑल दे आर नथिंग बट द ऑर्डर्ड पेयर्स। सब ऑर्डर्ड पेयर है। तो एक जनरलाइज तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। तो ये सबके सब क्या है, एक तरह से ये बच्चों यार तुम कंफ्यूज हो गए, यहां भी एक्स वाई जेड और इस एक्स वाई में तुम पक्का कंफ्यूज हो गए। क्या करूं मैं तुम लोगों के लिए, संता बनता लिख देता हूं। चल इधर आ जा, यहां पे एस कॉमा टी लिख रहा हूं। अब तुम्हें जरूरी नहीं है एस कॉमा टी याद रखो इसे। एक्स वाई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक्स वाई ऊपर यूज हो रहे हैं, तो इसलिए कुछ अलग लिख दिया, एस टी लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया मैंने। ठीक है, ऐसे ही लिख दिया मैंने। तो अभी ये सच दैट ये ए क्रॉस बी क्या है, दिस इज अ सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का नहीं, सच दैट अगर आप ऑब्जर्व करो, देखो ऑब्जर्वेशन का खेल है मेरे भाई, ये नहीं कि ऐसे बस बैठे हैं यहां पे। अगर मैं बोलूं कुछ ऑब्जर्व करो, कुछ देखो, पैटर्न बनाओ 10 सेकंड दे रहा हूं, बनाओ, सोचो। टाइम स्टैम्प के साथ पहले ही बता देना मुझे, बाद में मत बोलना मैंने भी ये सोचा था। हाँ लिख देना, एडिट मत करना उसे। 10 9 8 7 6 5 4 1 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे कि यहां पे आप देखोगे ए बी बी बी, तो कहने का मतलब है जो आगे के एलिमेंट हैं सबके वो या तो ए है या तो बी है। और ए और बी कोई सामान्य चीज नहीं है, ए और बी सेट ए के एलिमेंट है। पीछे के एलिमेंट देखो एक्स वाई जेड, तो पीछे जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट आ रहा है वो सेट बी से ही आ रहा है, एक्स वाई जेड में से कोई। अगर आपको मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एस कॉमा टी ऑर्डर्ड पेयर है वेयर सच दैट एस बिलोंग्स टू सेट ए and small t belongs to set B. That's it. ये डिफाइन कर। तुम बोलोगे क्या चल रहा, ये सिंबल बिलोंग्स टू का सिंबल है, ई मत पढ़ लियो इसे कहीं,
पिछली बार सेट से बताया था बिलोंग्स टू, ये जो एस है, जो ये आगे वाला एलिमेंट है, ये आगे वाले सेट से आया है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जो भी आगे वाले एलिमेंट है वो सबके सब आगे वाले एलिमेंट को मैच करो, सारे के सारे आगे वाले सेट यानी सेट ए से ही आए हैं। इसी प्रकार से जो टी, जो कि तुम्हारा पीछे वाला एलिमेंट है, वो मैं कह रहा हूं कि पीछे वाले सेट यानी बी से आया। तुम चेक कर लो, जो भी टी मतलब मेरे भाई, टी का मतलब कुछ नहीं है, टी मतलब जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट कहीं भी देख लो तुम, वो सेकंड सेट से ही आया है। सरल शब्दों में ऑर्डर्ड पेयर में एक पहला एलिमेंट होगा, एक दूसरा एलिमेंट होगा। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को उठा के देख लो, उसका पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से निकल करके आया है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो अगर यहां पे संता बनता होता तो संता जरूर आगे वाले से होता और बनता जरूर पीछे वाले से होता। यही है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए। एस टी का मतलब आगे वाला आगे वाले सेट से, पीछे वाला पीछे वाले सेट से, ये कंफर्म हो रहा है। कौन? अब बच्चों अगर तुम बोल रहे हैं मास्टर ये तो समझ में आ गया है, तो बहुत इजी बात है, ये तो बच्चे भी समझ लेते हैं, इधर आ जा मेरे भाई, इधर आ जा, अभी बताता हूं, बहुत बोल रहा ना, इधर देख, ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसे ही करके लगे हाथ तो आपने बच्चों क्या कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपरली डिफाइन कर दिया। आपने प्रॉपरली क्या कर दिया मेरे भाई, डिफाइन कर दिया। आपने डिफाइन कर दिया कि कैसे करके ए क्रॉस बी का जो सेट था, कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर दिया कि वो भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, जिसमें आगे वाला एलिमेंट आगे वाले सेट से पीछे वाला एलिमेंट सेट आता है। अब बच्चों मैं आपसे कहता हूं एक काम करो, बी क्रॉस ए निकालो। आपने कहा ये क्या कह रहे हैं मास्टर, बी कैसा दिखता है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड टाइप का सेट था। ए कैसा दिखता था यार, ए कॉमा बी टाइप का सेट था। मैं आपको कहता हूं इन दोनों सेट्स के साथ खेल खेलते हैं, तो आप देखो क्या होगा, ये एक्स जाएगा एक बार, ये एक्स इसके साथ, फिर ये बी इसके साथ, फिर वाई इसके साथ, फिर वाई इसके साथ, फिर सिमिलरली जेड भी जाएगा। तो अगर आप लोग समझ पा रहे हो, कितने लोग एग्री करते हैं मुझे बताओ कि एक्स कॉमा ए देन एक्स कॉमा, अरे चल ना हटा, 7 की घटा, चल एक्स कॉमा बी, और उसी प्रकार से कितने लोग एग्री करते हैं वाई कॉमा ए वाई कॉमा बी, और कितने दादा लोग एग्री करते हैं कि जेड कॉमा ए जेड कॉमा बी होना चाहिए। क्या मैं गलत कर रहा? और क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है अगेन, तो वो भी सेट होगा, तो बी क्रॉस ए ये आया। एक बात ये हो गई, ठीक है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसको, ये जो 1 वाला दे रखा आपको और जो ये 2 वाला दे रखा, इसको मैच करके बताओ, आर दे बोथ इक्वल और नॉट। दैट्स इट, मुझे सिर्फ इतना पता करना है। ए क्रॉस बी जैसे 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 सेम टू सेम होता है, 6 होता है, तो क्या सेट ए क्रॉस बी का मतलब सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या सेट बी और सेट ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है? या दूसरे शब्दों में, क्या जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है? क्या वो कम्यूटेटिव लॉ होता है कि ऑर्डर्ड बदल दो, जैसे 2 + 3 क्या 3 + 2 के बराबर होता है? हाँ। क्या 2 डिवाइडेड बाई 3 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है? ना। तो प्लस एडिशन या मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन डिवीजन और जो सब्ट्रैक्शन होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ को। ठीक है। सिमिलरली मैं जहां तक देख पा रहा हूं, मेरी जहां तक आंखें मेरा साथ दे रही, वो बता रही कि मास्टर ये और ये बिल्कुल ही अलग चीज है। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे आगे की बात की। ठीक है, देखो ऑब्जर्वेशंस सुन लो जरा। किसी ने पुकारा है मुझे, आओ झूमे लिए हाथों में हाथ, चलो मिलाएं दिल से दिल, दूर हो हर मुश्किल पर मैन। तुम क्या जानो पर मैन कौन हुआ करता था? लो मैं आ गया हूँ। जब मैं पढ़ाई करता था ना, मैं परमैन देखते देखते करता था यार, इसलिए याद आ जाती है परमैन की। किसी ने पुकारा मुझे, आओ लिए हाथों में हाथ, चलो मिलाएं दिल से दिल, दूर हो हर मुश्किल। इधर देखो, चलो बच्चों, अगर ऑब्जर्वेशन दूं ना मैं अपना, तो मैं कहना चाहूंगा कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। अब बताओ कार्डिनैलिटी का मतलब क्या? मैंने बताया था किसी भी सेट के कितने डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट है उसी को कार्डिनैलिटी कहते हैं। क्या ए क्रॉस बी एक सेट है? हाँ सेट है। तो क्या उसकी कार्डिनैलिटी होनी चाहिए? होनी चाहिए। वो क्या है? अगर आप ध्यान से देखो, वो कार्डिनैलिटी ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर है। ये कार्डिनैलिटी ऑफ, यार थोड़ा छोटा छोटा हो गया, मजा नहीं आ रहा क्या? ऐसा है क्या? चल ना, टेक्नोलॉजी है मेरे भाई हमारे पास, तुम क्या सोच रहे? एन ऑफ बी क्रॉस ए, ये दोनों बराबर है। मैं कह रहा इसलिए मत मान लियो, पता चल रहा बोल रहा मास्टर बोल रहे, गुरु भक्ति दिखा रहे हैं यहां बैठ के अपनी। मेरे भाई दिखना चाहिए, ये नहीं कि मास्टर ने कह दिया इसलिए बराबर है, दिख रहे हैं बराबर है। आप आराम से चेक करो बच्चों, यहां पर एन ऑफ ए क्रॉस, इसके एलिमेंट गिनो, 1 2 3 6 एलिमेंट है इसके पास। इसके कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 ही एलिमेंट इसके पास भी।
लेकिन बच्चों उसी समय आपको यह भी ख्याल आ जाना चाहिए कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं है बी क्रॉस ए के, ऑल्दो इनकी कार्डिनलिटी इक्वल है, ऑल्दो दे बोथ आर इक्विवेलेंट सेट्स। अगर आपको याद होगा इक्विवेलेंट सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी इक्वल है, इक्वल सेट्स जो दिखते भी एक जैसे हैं, बट आप नहीं कह सकते कि a कॉमा एक्स और x कॉमा ए एक जैसे हैं, क्योंकि मैंने पीछे बताया था ऑर्डर्ड पेयर में कि ऑर्डर बदलने पर वो एलिमेंट सेम नहीं रहते, क्योंकि a कॉमा एक्स और x कॉमा ए विल बी अ डिफरेंट थिंग। सो इसीलिए बच्चों ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग लोग हैं सबके सब, ठीक है ना। तो इक्वल सेट्स तो नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है बट ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं जिनके कारण की कार्डिनलिटी तो सेम है, दिख रही है। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन मैं आपको देना चाहता हूं, एन ऑफ ए क्रॉस बी बच्चों जो आपने देखा वो मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी असल में कुछ और नहीं होती है, ऑब्जर्वेशन हमें सिखाता है कि अरे यार इसका अलग ही चलता है यार कभी कभी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी अगर आप देखोगे तो ये उसी के बराबर है। जैसे ए की कार्डिनलिटी यहां पे आप चेक करो 2 है, बी की कार्डिनलिटी कितनी है 3 है, तो 2 गुणा 3 6 होता है और इसमें 6 ही एलिमेंट है, ये कोई संयोग नहीं है, हमेशा की बात है। तो इसीलिए कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप बिना ए क्रॉस बी को निकाले भी डायरेक्टली बता सकते हो। जैसे कोई आपसे बोलेगा ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी क्या है, यानी ए क्रॉस बी जो सेट बनेगा उसमें कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, तो जरूरी नहीं है कि आप ए क्रॉस बी निकालो और फिर गिनो, आप डायरेक्टली ए के एलिमेंट्स गिन लो, बी के एलिमेंट्स गिन लो, उनका प्रोडक्ट कर लो, यही कार्डिनलिटी है ए क्रॉस बी की। आपको दिख रहा है? अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई कि जो ए क्रॉस बी एन ऑफ ए है ये क्या होगा, दिस इज जस्ट अ नंबर, एन ऑफ बी भी क्या होगा, दिस इज जस्ट अ नंबर, एज फॉर दिस एग्जांपल दिस इज 2 एंड दिस इज 3 नंबर है। तो क्या नंबर्स 2 गुणा 3 को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं 3 गुणा 2, क्या ये दोनों बातें एक ही हैं? क्या ये दोनों बातें, क्योंकि दीज आर जस्ट नंबर्स। अब इसी चीज को मेरे भाई अगर मैं ऐसा बोल दूं ना तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे एन ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब है पहले वाले की कार्डिनलिटी इंटू दूसरा वाली कार्डिनलिटी, इसका मतलब क्या होगा, पहले वाले की कार्डिनलिटी। तो यहां से बच्चों वही चीज प्रूव हो गई जो ऊपर आप देख रहे थे कि एन ऑफ ए क्रॉस बी बराबर एन ऑफ बी क्रॉस ए होता ही है, क्योंकि एन ऑफ बी क्रॉस ए भी अगर आप निकालोगे तो क्या करोगे, बी के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ए के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनको मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 गुणा 2 वही आएगा जो ऊपर आया था 2 गुणा 3। तो ये हमें यहां से 3 पॉइंट्स, हमें यहां से कहने का मतलब है ऐसे लगभग 3 पॉइंट्स हमें पता चले जो 3 भी नहीं है, मोटे मोटे 2 ही है। तो आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों क्या होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर in which the first element of ordered pair belongs to the first set and the second element of the ordered pair belongs to the second set. That's it. यही हो गया। अब आपने देखा, अगर मैं आपको अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा कि मास्टर हम तो बहुत बिल्कुल तोप हो गए, मैं तो सब कुछ समझ में आ गया, तो जैसे मैंने ए क्रॉस बी की डेफिनेशन बनाई है, मेरे लिए कोई बच्चा क्या बी और क्रॉस ए की एक जनरल डेफिनेशन बना सकता है, मैं मान जाऊंगा टाइम स्टैम्प के साथ बनाया करो। बी जैसे ए क्रॉस बी की एक जनरल डेफिनेशन बनाई, क्या आप बी क्रॉस ए की एक जनरल डेफिनेशन बना सकते हो मेरे लिए, मैं मान जाऊंगा। क्लियर हो गया? अभी ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया, बहुत क्लियर कट था। अब आते हैं एग्जांपल से कुछ समझ लेते हैं क्वेश्चन करके। अब देखो ये बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मेरे भाई ये जो चीज लिखी हुई है ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, सेट तो ये रहा नहीं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर बराबर हो रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था, 2 ऑर्डर्ड पेयर बराबर अगर हो रहे हैं तो पहला वाला पहले के, दूसरा दूसरे के, अन्यथा कुछ और नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे इसका मतलब पहला वाला जो होगा वो पहले वाले एलिमेंट के उस तरफ के, और दूसरा वाला जो होगा वो दूसरे वाले एलिमेंट के, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि x बराबर 3 - 1 हो गया, और कहने का अर्थ ये हुआ कि y बराबर 1 + 2 हो गया, और यहां से x बराबर यार कितना निकल गया 2, और यहां से y बराबर कितना निकल गया मास्टर 3 निकल गया। तो इसका मतलब अब यहां पे 2 रखोगे तभी ये 3 हो पाएगा, यहां पे 3 रखोगे तभी ये 1 हो पाएगा, तो मैच कर गया। तो सिंपल आंसर है, सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अबे सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है P यह है Q यह है, फॉर्म दिस सेट्स P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P। अब हमने पढ़ा है इसीलिए हम बहुत मजाक मस्ती में क्वेश्चन को निपटा देंगे। हम बोलेंगे मास्टर जी P बराबर जो आपका पास दे रखा आपने, वो बोल रहे हैं आप A, B, C है, और Q बराबर आप कह रहे हैं यार, तो इतना तो तय है कि दोनों के दोनों कौन है, सेट्स हैं, क्योंकि करली ब्रैकेट दिख रहा। अबे वो कह रहा P क्रॉस Q, तो वो बोलेगा नहीं आपको कि ये क्या है, आपको खुद ही समझना है। P क्रॉस Q का मतलब क्या, आपको पता है कि ये सेट है, आपको पता है कि ये सेट है, क्यों पता है, क्योंकि दिख रहा है भाई करली ब्रैकेट। तो हो ना हो मेरे भैया, ये वाली जो चीज है दीदी, ये कौन हो गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले P को लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, P को ऐसे लिखते हैं, उसके बाद हम Q को लिखेंगे, यार Q को कैसे लिखेंगे, जैसा था वैसा लिख देंगे।
अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें करना है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पहला वाला पहले वाले के पास जाएगा, फिर उसका काम हो गया, दूसरे वाले की बारी, तीसरे वाले की बारी, ऐसे करके। तो एक बार ए जाएगा आर के पास, ए का काम हो गया। और भी लोग होते तो ए उनके पास भी जाता, नहीं है। अब बी की बारी, बी बोलेगा मैं जा रहा आर के पास। अब सी बोलेगा मैं जा रहा आर के पास। एक अनार 100 बीमार, एक आर 100 खड़े हो गए। तो कहने का मतलब बच्चों अभी क्या हो जाएगा, फाइनली एक सेट बन जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि दो सेट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक सेट देता है। वो सेट इस बार ये रहा। और क्या हमने डेफिनेशन को फॉलो किया, चेक करते हैं। इसके जितने ऑर्डर्ड पेयर के आगे वाले एलिमेंट है, क्या वो आगे वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं? क्या ए बी सी आगे वाले सेट में होता है पी में? यस। क्या जो पीछे वाले एलिमेंट आर है, क्या वो पीछे वाले सेट में होते हैं? चेक करो, क्या आर पीछे वाले सेट यानी क्यू में? हाँ जी है। तो इसका मतलब हमने सही किया हुआ, हमने बिल्कुल सही किया हुआ। और क्रॉस वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? नंबर और कार्डिनलिटी ऑफ पी कितनी है दिख रही है आपको? 3 है। कार्डिनलिटी ऑफ क्यू कितना दिख रहा है आपको सर जी? 1 है। तो आपको ये तय पहले से पता होना चाहिए कि कार्डिनलिटी ऑफ पी क्रॉस क्यू कितना निकलेगा। कार्डिनलिटी ऑफ पी और कार्डिनलिटी ऑफ क्यू के प्रोडक्ट के बराबर। यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट लिखो, मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दीज आर जस्ट नंबर्स, बट दे आर नॉट नंबर। पी एंड क्यू आर सेट्स। तो एन ऑफ पी कितना था? 3। एन ऑफ क्यू कितना था? 1। तो ये आंसर 3 आना चाहिए था। ये आंसर 3 आना चाहिए था, यानी इसमें 3 एलिमेंट होने चाहिए थे। क्या 3 एलिमेंट दिख रहे हैं? 1, 2 और 3। क्या दिख रहे हैं? वेल डन, खत्म हो गया। तो हमने जो पढ़ा उसको हमने साथ साथ बच्चों वेरीफाई भी करवाते हुए चल रहे हैं। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हम, ये मत समझ लिए बहुत बड़ी चीजें करने लग गए यहां पर। पता चल रहा लिखने लग गया मास्टर यार आप तो इतना जबरदस्त है, ओपी ओपी मास्टर, यू आर गॉड ऑफ मैथ्स। ऐसा मत लिख दियो इतनी छोटी छोटी बातों में। इधर देख चल अभी यहां पर, अब आगे बढ़ रहे, ठीक है। ये कहां चला गया भाई? नीचे आ जा जरा, थोड़ा सा ऊपर जा रहा। इधर देखो, चलो अभी ऐसे ही करके पी क्रॉस क्यू निकाला। अभी आप जो मेरे स्टूडेंट हैं वो बहुत कुछ जानते हैं। आपको मैं सच्चाई बताऊं तो बच्चों क्यू क्रॉस पी निकालना कायदे से बहुत आसान बात है। जैसे यहां देखो, बी क्रॉस ए निकालना बहुत आसान है अगर ए क्रॉस बी निकल गया। जो भी एलिमेंट रखे हैं उनके उल्टे कर दो। ए कॉमा एक्स का एक्स कॉमा ए कॉमा वाई का वाई कॉमा ए कॉमा जेड का जेड कॉमा ए, बी कॉमा एक्स का एक्स कॉमा बी कॉमा वाई का वाई कॉमा बी और सी बी कॉमा जेड का जेड कॉमा बी। कायदे से ही। लेकिन हम ऐसा क्यों करें भाई? हमें पता है ना चीजें कैसे होती है यार, हम तरीके से करेंगे। हमने बोला क्यू क्रॉस पी करना मास्टर, तो क्यू कौन है यार? क्यू सिर्फ आर था। और पी कौन है मेरे भाई? पी में है ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो क्लैरिटी है कि दादा ये वाला सेट है, साफ साफ दिखाई दे रहा अपन को। और ये वाला भी क्या है यार? सेट है। तो सेट और सेट के बीच के प्रोडक्ट का स्पेशल नाम क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी बच्चों क्या करेंगे, पहला वाला जो एलिमेंट है आर, वो ए के साथ जाएगा, ऐसे करेगा। फिर से पहला वाला एलिमेंट, अब और तो है नहीं कुछ, आर कॉमा बी, फिर क्या जाएगा? आर कॉमा सी, दैट्स इट। सेट बन जाएगा, क्योंकि दो सेट का प्रोडक्ट भी एक क्या होता है मास्टर? एक सेट ही होता है। ऐसे करके सेट हो गया। गॉट इट। अब एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, आप वेरीफाई कर लीजिए। क्या क्यू और पी का, अगर कोई आपसे पूछे कार्डिनलिटी ऑफ क्यू और पी कितनी होनी चाहिए थी, क्यू और पी के प्रोडक्ट, आप बोलोगे क्यू का जितना नंबर है, पी का जितना नंबर है उतना। क्यू की कार्डिनलिटी कितनी है यार? क्यू की कार्डिनलिटी है एक ही एलिमेंट था। पी की कार्डिनलिटी है 3। तो कितने एलिमेंट होने चाहिए थे आपके अकॉर्डिंग? 3। कितने हैं? 1 2 3, 3 ही है। जितने पी क्रॉस क्यू में होते हैं उतने ही क्यू क्रॉस पी में भी होंगे, लेकिन वो दिखते अलग अलग होंगे। ये आर कॉमा ए है तो वो ए कॉमा आर होगा, ये अगर आर कॉमा बी है तो बी कॉमा आर होगा, ये आर कॉमा सी है तो सी कॉमा आर होगा। ये फर्क है। और इससे बिल्कुल ये आपसे पूछ भी सकते थे कि कमेंट करो कि क्या दोनों इक्वल है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे बोलना है कि पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी निश्चित ही क्या है? अलग अलग है। और जबकि आप बोलोगे जबकि साथ में उनकी कार्डिनलिटी के बारे में अगर कमेंट करना है तो हाँ वो दोनों सेम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछने वाले कैसे, क्योंकि एडवांस मैथ्स है तो वो क्वेश्चन को ना आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को चेक करेंगे। तो वो जैसे असर्शन रीजनिंग में या कुछ भी करके किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका ये हो सकता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट आर इक्विवेलेंट सेट्स, मतलब ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्विवेलेंट। यस इट इज। एंड दे आर इक्वल सेट्स? नो दे आर नॉट। ये होता है छोटी छोटी सी बात, समझ में आ गई। एक बात मैं और छोटी सी कहना चाह रहा था यहां पर, अभी वो थोड़ा स्लिप हो गई दिमाग से, पता नहीं कहां तो निकल गई, कहीं तो अभी आ रही थी, आते आते पता नहीं कहां चले गई। जो भी है तुम समझ गए, लेकिन कुछ डाउट होगा तो मैं पूछ लेना, क्योंकि एक बात मेरी रह गई है, कुछ मिस सी हो गई, मुझे पता नहीं कुछ याद सा आ रहा, कुछ मिस सा। ठीक है, तो बच्चों अभी के लिए आप लोगों को बिल्कुल ही समझ में आ गया कि पी क्रॉस क्यू। और उसने क्यों करा वो? क्योंकि वो सोच रहा था कि मास्टर अच्छे से समझा रहे नहीं समझा रहे तो क्वेश्चन देता हूं। उसे क्या पता मास्टर ने पूरी कहानी यही खत्म कर दी थी। चलो हटा 7 की घटा। अभी देखो जरा, अभी देखो ये आपके सेट्स के नॉलेज को एक बार चेक करने के लिए क्वेश्चन आ गया। अभी बच्चों कुछ नहीं है, मैं 1 2 4 है, मैं तो 2 करा दूंगा। 2 भी क्या, एक ही कराने का मन कर रहा है वैसे तो, चल 2 करा दूंगा, कोई बात नहीं। कौन सा अक्कड़ बक्कड़, चल पहला कर लेंगे और एक बार चौथा कर लेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हें इजी, मतलब जो भी है। तो देखो बच्चों एक बार जरा ध्यान से समझो। जैसे आपको क्रॉस क्रॉस, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी क्या है? सेट है।
दो सेट का इंटरसेक्शन भी एक सेट देगा, तो अल्टीमेटली ये भी सेट बनेगा, ये भी सेट है। ये कौन है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। सब केसेस में, मतलब किसी भी केस में देख लो, ये भी दो सेट का प्रोडक्ट एक सेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ना, फिर ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट होगा, दो सेट का इंटरसेक्शन निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो मास्टर पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले पार्ट को एक बार कवर करने की कोशिश करते हैं यार। आपको इसमें बी इंटरसेक्शन सी ढूंढना पड़ेगा। बी इंटरसेक्शन का मतलब क्या था? लास्ट टाइम ऑपरेशंस बताया था ऑन सेट्स में। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। बी और सी में कॉमन कौन है? बी और सी में देखो 4 यहां भी है, 4 यहां भी, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। अरे 4 लिख रहे हैं मास्टर, 3 क्या चल रहा है ये? तो 4 बच्चों, ये बी इंटरसेक्शन सी में एक है, तो ये एक सिंगलेटन सेट है फिलहाल के लिए, ऐसे कोई बोलने के लिए आए तो। और आपको दिख रहा है कि ए कितना है? ए आपको दिख रहा था 1 2 3 था। अब आपको कोई बोलेगा मास्टर कर लोगे इसे सॉल्व? हाँ बोलेगा, अरे हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और बच्चों एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, ये नहीं कि आपसे ए क्रॉस ये पूछा हुआ और आप वो क्रॉस वो निकाल रहे हो। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। हम बार बार कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो जो ऑर्डर दिया है वही ऑर्डर में जवाब देना होगा, जो पहले लिखा है उसी को पहले लिखना होगा। जैसे इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि जो सेट ए है हमारा वो कौन है? 1 2 3। और जो हमारा ये चीज थी बहुत सिंपल, दिख बड़ा रहा था लेकिन बट ये छोटा सा था। अब आप एकदम समझ गए, वो 1 जाएगा 4 के पास, फिर उसके बाद 2 जाएगा 4 के पास दादा, उसके बाद 3 जाएगा 4 के पास, ऑर्डर्ड पेयर बनाते हुए। अब इस सब का क्या बन जाएगा? एक सेट बन जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है? इटसेल्फ एक सेट होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। अब क्रॉस चेक कर लो क्या सही होगा आंसर। आगे वाले जो भी हैं वो आगे वाले सेट से आने चाहिए, 1 2 3 आगे वाले सेट से आने चाहिए। जो पीछे वाले एलिमेंट है 4 वो पीछे वाले सेट से आने चाहिए, आए हैं। और दूसरी चीज, पहले वाले सेट की नंबर कार्डिनलिटी कितनी है? 3। दूसरे वाले की कितनी है? 1। एक ही एलिमेंट, तो 3 गुणा 1, 3 एलिमेंट होने चाहिए। 1 2 3 एलिमेंट है। मैंने क्या कहा उसके समझ ही नहीं आया। इधर देखो मैं कह रहा एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन थी। दिखने में कितना भी भयानक लगे लेकिन भयानक है नहीं है दादा। तो कहने का मतलब है ये कितना होना चाहिए? कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो आप देख ही सकते हो ए की कार्डिनलिटी 3 है, 3 एलिमेंट्स है, इसकी एक ही है, एक ही एलिमेंट है। 3 गुणा 1, 3 होना चाहिए इसका आंसर। और आप चेक कर सकते हो कि 1 2 3 3 एलिमेंट्स इसमें मौजूद थे। गॉट इट? समझ में आ गया? इधर देखो, चलो अभी हम बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें एक बात तो अरे यार ये पूरा चल देता है इसके साथ। एक तो हमें समझ में आ गया। अब हम करते हैं यार दूसरे वाले पे यही वाला सेम काम ऑपरेशन करते हैं, ठीक है बच्चों? जो बोल रहा देखो मैं एक बार चौथा वाला करा देता हूं डायरेक्टली। मैंने देखा नहीं कौन कैसा होगा, सारे तुम कर लोगे यार। ए क्रॉस बी निकालना कोई मुश्किल बात है क्या? बी क्रॉस ए क्रॉस से निकालना मुश्किल बात है क्या? निकाल लोगे यार। एक बार लास्ट वाला कर लेता हूं, बाकी के तुम करोगे। ए क्रॉस बी बच्चों मुझे निकालना है, तो मैं ए क्रॉस, क्योंकि सब एक जैसे ही है, ए क्रॉस बी के लिए पहले मुझे ए को लिख देना पड़ेगा 1 2 3। डिस्क्रिप्टिव तरीके से करा रहा हूं ताकि कहीं पे किसी को प्रॉब्लम ना हो। बी वाला सेट कितना है यार? 3,4। आपको ए क्रॉस बी निकालना है और साथ में ए क्रॉस सी भी निकालना है। तो पहले ए क्रॉस बी को निकाल लेते हैं, ठीक है? ए क्रॉस बी कितना होगा? 1 3 के साथ जाएगा, फिर उसके बाद 1 4 के साथ जाएगा, और उसके बाद 2 3 के साथ जाएगा, उसके बाद 2 4 के साथ जाएगा, उसके बाद यार 3 3 के साथ जाएगा और 3 4 के साथ जाएगा। अच्छा एक बात और समझो, अगर मैं इनको आगे पीछे लिख लेता हूं तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि सेट के अंदर कम्यूटेटिव सेट के अंदर ऑर्डर मायने नहीं रखता। तो अगर कोई बच्चा 1 3 के बाद 2 3 बोल रहा है, 1 4 के बाद ऐसे कुछ भी बोल रहा है, फर्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस कि आपने सारे ना लिखे हो। तो इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। ऑर्डर्ड पेयर के लोग अंदर बाहर नहीं हो सकते, अगल बगल नहीं हो सकते। बाकी सेट के अंदर के लोग इधर उधर हो सकते हैं, सेट की प्रॉपर्टी है। तो फिलहाल से क्रॉस चेक भी कर लो भाई। इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2, आई एम सॉरी, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2, तो 6 एलिमेंट होने चाहिए थे इसमें। गिनो 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्ड पेयर है, तो सही किया होगा आपने। आगे वाले जो भी एलिमेंट है वो आगे वाले सेट से होंगे। देखो 1 2 और 3 सेट ए से हैं। पीछे वाले एलिमेंट 3 4 3 4 3 4 पीछे वाले सेट से हैं, बी से। सही किया आपने, वेल डन, बधाइयां। अभी इसका ए क्रॉस सी वाला पार्ट कर लेते हैं लगे हाथ। ए क्रॉस सी के लिए ए की वैल्यू रख दो, कितनी है? ए की वैल्यू सेम है। उसके बाद यार सी के साथ क्रॉस करना है। सी कहां है मेरे भाई? सी है 4 5 6। सी है कितना यार? 4 5 6। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप शांति से ए क्रॉस सी को लिखेंगे और यहां ऐसे करेंगे 1 का 4 से, उसके बाद देखो बच्चों 1 का किससे? 4 से, फिर 1 का 5 से, 1 का 6 से। गॉट इट? उसके बाद 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से और 2 का 6 से। गॉट इट? अब मेरे भाई एक लास्ट वाला बच गया आपका, वो कौन है? 3 का। तो 3 का भी एक बार किसके साथ होगा? 4 के, 3 का 5 के, 3 का 6 के साथ होगा। 3 का 4 के साथ भी हो गया यार, 3 का 5 के साथ भी हो गया, 3 का 6 के साथ भी हो गया। और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आने चाहिए थे? इसमें 3 थे, इसमें 3 थे, 9 आने चाहिए थे।
तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट, आगे वाले एलिमेंट मैच करोगे तो आगे वाले सेट से आ रहे होंगे, पीछे वाले एलिमेंट मैच करोगे तो पीछे वाले सेट से आ रहे होंगे। चेक कर ले मेरे भाई, भरोसा तो रह ही नहीं गया मास्टर पे। अभी इधर देखो ये हो गया। अब आप फोकस करोगे एक 1 पे और आप फोकस करोगे 2 पे। आपको 1 और 2 का यूनियन लेना है, यूनियन लेना है, 1 और 2 का यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? यूनियन का मतलब इसके भी ले लो उसके भी ले लो, इसके भी ले लो उसके भी ले लो। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे इसके एलिमेंट 1 3 1 4 2 3 वगैरह वगैरह है, तो देखो 1 4 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन टाइप का है। और कोई और कॉमन दिख रहा है क्या? जैसे 2 4 इसमें भी है 2 4 इसमें भी है, और 3 4 इसमें भी है 3 4 उसमें भी है। ठीक है, आपको करना ये होगा, अब आप ये करोगे, मैं नहीं कर रहा, मुझे ही करना पड़ेगा यार, प्लीज कर लेना यार भाई। चलो यार मैं ही कर लेता हूँ, रोने लग जाएगा वरना वहां बैठे बैठे। यहां देखो, चलो इसमें क्या होगा, 1,3 को मैं रखूंगा, उसके बाद 1,4 को मैं रखूंगा, 2,3 को मैं रखूंगा, 2,4 को मैं रखूंगा, फिर उसके बाद 3,3 को मैं रखूंगा, 3,4 को। मैंने सारे लोग रख दिए उसके, इसके सारे लोग रख दिए। अब इसके भी सारे लोग रखूंगा, लेकिन जो ऊपर आ चुके हैं उन्हें दोबारा नहीं लिखूंगा। जैसे 1 4 ऊपर आ चुका है मैं नहीं लिखूंगा, 1 5 ऊपर नहीं आया तो मैं लिख दूंगा कॉमा करके 1,5 लिख दूंगा। इसी प्रकार से 1,6 ऊपर नहीं आया, क्योंकि ऊपर 1,6 क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि ऊपर पीछे वाले में सिर्फ पीछे वाले में सिर्फ 3 और 4 ही आ सकते हैं। तो यहां 5 6 5 6 5 6 वाले सारे के सारे आ जाएंगे, क्योंकि 3 और 4 वालों को एलिमिनेट कर दो। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं यार। 1,6 भी हो गया, 2,5 भी हो गया दादा, उसके बाद 2,6 भी हो गया, उसके बाद भाई 3,5 भी हो गया, 3,6 भी हो गया। ये दादा लोग सारे के सारे लोग आ चुके हैं यहां पर। ठीक है, ये इतने सारे लोग आ गए। ठीक है ना, आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लोगे, क्योंकि आगे देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं, अगर कि कैसे समझोगे मोटा मोटा, सिर्फ करने के अलावा नहीं, कैसे क्या दिमाग में चलेगा, वो ये चलेगा कि इनका यूनियन में इसके जो भी आगे के लोग होंगे 1 2 3 में से होंगे, इसके जो भी आगे के लोग होंगे वो भी 1 2 3 में से होंगे। तो इसका मतलब जो भी दिख रहे होंगे 1 2 3 वाले तो सारे दिख रहे होंगे, सबके आगे 1 2 3 तो दिख ही रहा होगा। उसके बाद इसके पीछे वाले वो लोग हैं जिनका पीछे 3,4 है, इसके पीछे वो लोग हैं जिसका 4 5 6 है। ठीक है, तो हमारे वाले के पीछे भी 3 4 5 6 सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, 3 4 3 4 3 4 5 6 5 6 5 6। बट जो एक बार रिपीट आ गया होगा उसे रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 1,4 यहां भी आ गया, यहां भी 2,4 यहां भी आ गया, तो हम जानते हैं क्योंकि इसके पीछे वाले में और इसके पीछे वाले में 4 कॉमन है ना, तो 4 रिपीट करेगा, उसके अलावा वो और रिपीट नहीं करेंगे। तो 4 वाले से बच के रहना है, 1 4 2 4 3 4 इवन 3 4। हाँ देखो ये रिपीट करें तो ये एक ही बार आएंगे 1 4 2 4 3 4, इसके बाद नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल सही करा हुआ। तो ये इजी है बच्चों, इसमें कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बहुत बड़ी ऐसी वाली बात नहीं है कि हमारे तोते उड़ जा रहे, क्या है क्या नहीं है। बस थोड़ा सा, अरे यार भाई पूरा मूड का ऐसी की तैसी हो गई यार, क्या चल रहा है आज, कॉम भी नहीं है मेरे जेब में, पता है अजीब सा लग रहा। आइंस्टाइन तो नहीं लग रहा, देखिए जरा ढंग से, देखिए जरा ढंग से, आइंस्टाइन तो नहीं लग रहा। अब लग रहा हूँ आइंस्टाइन का जाला देखा ही होगा तुमने। तुमने कुछ नहीं देखा, ठीक है, मैंने कुछ नहीं चिढ़ाया तुम्हें कुछ नहीं, ये नहीं पता चला स्क्रीनशॉट खींच दिया इसका। इधर देख चल, रिलेशंस क्या होते हैं अभी। तो रिलेशंस क्या होता है बच्चे, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, ऑर्डर पर समझ गया। अब रिलेशन समझ लो जरा, लगे हाथ। रिलेशन कहता है दादा, रिलेशंस तो पढ़ लेंगे, संबंध के बारे में हम पढ़ लेंगे, पहले कुछ थोड़ा सा मजाक मस्ती कर ले यार, आ जाओ चलो। एक सेट ए ले लेते हैं मेरे भाई, ए कॉमा बी ले लिया, एक सेट बी ले लेते हैं दादा, एक्स ले लिया। कोई समस्या परेशानी दिक्कत? अरे नहीं ना, चलना 7 की घटा, आगे बढ़ते हैं। आपने बोला मास्टर पहले वाले सेट को देखकर मुझे ख्याल आ रहा कि एन ऑफ ए 3 है यहाँ पर, अरे एन ऑफ बी यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा। मैंने कहा बहुत सुंदर यार, एन ऑफ 3 ये ए 3 है, ये 1 है, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुमने कहा हाँ मास्टर। मैंने कहा दादा एक बात बताओ, ए क्रॉस बी को कैलकुलेट कर सकते हो क्या? आपने कहा ये तो नहीं कहना चाह रहे आप। मैंने कहा हाँ यही कहना चाह रहा। मैंने कहा प्रैक्टिस कर लेते, अभी करा था ना तुम लोगों ने। मैं बोलूंगा बताओ मुझे कितने एलिमेंट आने वाले इसमें, तुम बोलना मास्टर 3 आएंगे, क्योंकि ए के कहां से आवाज है, अच्छा ए के 3 एलिमेंट है और बी के भी 1 एलिमेंट है। ध्यान चौकन्ना रखना पड़ता है मेरे भाई, डोर बंद रहते हैं, बाहर क्या हो रहा है पता भी तो चलना चाहिए। ए के 3 एलिमेंट है, बी के 1 ही एलिमेंट है, तो 3 गुणा 1 3 एलिमेंट होने चाहिए इसमें, चेक भी कर लो। जैसे ए क्रॉस ए इंटू एक्स मतलब ऐसा, और बी इंटू एक्स मतलब आई है। अरे मास्टर यहां 2 नहीं दिखाई दे रहा आपको,
दो है इसमें इसमें। तो ये बच्चों इस तरह की जो चीज यहां पर निकल करके आ गई, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाली चीज जो आ गई, ये ए क्रॉस बी निकल गया। ए क्रॉस बी में दो एलिमेंट होने चाहिए थे, क्यों? क्योंकि ए में दो हैं, बी में एक है, तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी बराबर ए की कार्डिनलिटी इंटू बी की कार्डिनलिटी, यानी 2 × 1। तो दो एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। तो ए क्रॉस बी आप लोगों का प्यार से मजाक मस्ती निकले। आप बोलोगे मास्टर निकल तो गया, लेकिन करना क्या चाह रहे? मैंने कहा दादा एक कॉन्सेप्ट था। तो मैंने कहा कौन सा कॉन्सेप्ट? मैंने कहा सबसेट का कॉन्सेप्ट। भूल गया? बोले सबसेट का कॉन्सेप्ट मास्टर क्या कह रहे? इधर आ, चलना यार, भूल जाता है यार, इतना पढ़ा लिखा फिर भी उसके बाद भूल जाता है रोज रोज। यहां देख मेरे भाई, सबसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। सेट्स पढ़ाते समय मैंने कहा था कि ध्यान से सुनना से, दोबारा एक बार रिकॉल कर रहा हूं। याद करो कि एक सेट होता था ए 1, 2 फॉर एग्जांपल, एक सेट है। इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे इसके बारे में मैंने उस दिन आपको बताया था। याद करो, जल्दी बताओ मुझे कितने होंगे। टाइम स्टैम्प के साथ बता देना मुझे, बिना मेरे देखे अभी, और एडिट डिलीट मत करियो। नंबर ऑफ सबसेट्स बराबर कितने होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए कितना होता है? वो होता है 2 कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। यानी सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है? अब मास्टर सेट ए की कार्डिनलिटी यहां से समझ में आएगी, कार्डिनलिटी और सेट ए बराबर 2 हो जाएगा। यहां 2 है, अभी ये 2 है मास्टर, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया यार? 4 हो गया। तो इस प्रकार से 2 की पावर 2 4 हो गया। तो इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। कौन से वो मैं बता रहा। अरे मेरे पे भरोसा कर मास्टर, पे भरोसा कर मेरे भाई। कौन कौन से होंगे वो 4? एक तो सिंगल एलिमेंट निकाल दो इसका बाहर, उसका सेट बना दो। एक दूसरा एलिमेंट निकाल दो, उसका सेट बना दो। फिर दोनों को एक साथ निकाल दो, उनका सेट बना दो। फिर किसी को भी मत निकालो, उनका सेट बना दो। एक को ले लिया, सेट बना दिया। दो को ले लिया, सेट बना दिया। दोनों को ले लिया एक साथ, सेट बना दिया। किसी को भी नहीं लिया, सेट बना दिया। इन 4 के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। ये 4 लोग ही जो हैं वो 4 सबसेट्स यही है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और चौथा नंबर। 4 नंबर ऑफ सबसेट्स जो थे हमने निकाल दिए। मैंने आपको उस समय यह भी बताया था कि किसी भी सेट के 2 ट्रिवियल सबसेट्स तो होते ही हैं, ट्रेडिशनल सबसेट्स। कौन से? एक खुद वही सेट और एक एम्प्टी सेट। क्योंकि 2 काम आप हमेशा कर सकते हो किसी भी सेट में, या तो सारे एलिमेंट ले सकते हो या कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते। किसी भी सेट में आप कर ही सकते हो, चाहे उसमें कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो। आप ये 2 काम तो हमेशा कर सकते हो कि सारे एलिमेंट उठवा लूंगा और एक बार कोई भी नहीं उठवाऊंगा। तो एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट बन जाएगा किसी भी सेट का, और वो सेट इटसेल्फ सबसेट होगा अपने आप का। समझ रहे? तो इस तरह से हमें सबसेट्स निकालना सिखाया था। अब अगर मैं तुमसे बोलूं, सॉरी आपसे बोलूं अगर मैं, कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी में, तो आप बोलोगे मास्टर इसके लिए निकालने की जरूरत नहीं थी। ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो तो हम ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट का प्रोडक्ट करके पता कर लेते। हटा सावन की घटा मास्टर। तो तुमने बोला कि मास्टर ये तो ना हम शुरुआत में बिना कैलकुलेट किए ही हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो कार्डिनलिटी होगी, क्योंकि हमें पता है वो कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी का प्रोडक्ट होता है, जो कि इस केस में 2 × 1 यानी कि 2 है। तो इसमें 2 होंगे। मैंने बोला अच्छा ये सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे चेक करता हूं। मैंने ए क्रॉस बी बेचारा निकाला, मेहनत करी, मैंने मेहनत करी, तोते उड़ गए मेरे मेहनत कर करके, और मैंने ए क्रॉस बी निकाला। वास्तव में मैंने देखा हाँ भाई एक और एक 2 ही एलिमेंट कैसे कर दे रहा है यार, ये 2 ही एलिमेंट है क्लास में, सच में ए क्रॉस। अब मुझे बताओ क्या ए क्रॉस बी एक सेट है? हाँ, क्योंकि 2 सेट का प्रोडक्ट भी एक सेट होता है, क्योंकि करली ब्रैकेट है। देख रहा 36 बार हो चुके हैं मास्टर तब से। तो ये सेट है मेरे भाई। ये कौन है मास्टर? ये सेट। ये क्या है? सेट है ये। हाँ जी, हाँ जी ये सेट है। हाँ जी ये सेट है, ये सेट है। ये सेट डोसा खाया मैंने कल। तुमने खाया कल सेट डोसा? तुम्हें पता ही नहीं होगा सेट डोसा क्या था, मुझे पता चला अभी कुछ दिन पहले। तो ए क्रॉस बी मतलब ए सेट दूसरा सेट, दोनों सेट मिलकर दिया एक नया सेट, और सेट पहचान में आ रहा अपने करली ब्रैकेट से। गॉट इट। अब अगर सेट है तो उसका सबसेट भी होगा। यहां पर अगर कहां चला गया, अगर कोई सेट था उसके सबसेट्स निकाल पाया नहीं पाया मैं, तो मेरे भाई वही काम करो। अगर मैं आपको कहता हूं मैं अगर कहूं तुम साहसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी है सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ फिर भी तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबान में वो लफ्ज ही नहीं कि तुम हो जो तुमको मैं बता सकूं। मैं ना जब 7th क्लास में था ना, तो मेरा एक दोस्त था, नाम तो नहीं लूंगा उसका, वो आया मेरे पास एक दिन, बोल रहा यार प्रणव
ये गाना ये कैसा, मतलब गाना मुझे पसंद नहीं आया। बोला मैंने क्यों बोल रहा, इस गाने में बोल रहा है कि मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, मतलब वो कह रहा है कि इसमें ऐसा क्यों, कि मतलब ये तो बोल रहा है, मतलब मुझे लिटरली अभी यकीन नहीं आ रहा कि वो मेरा दोस्त ऐसी बातें कर सकता है, लेकिन उसने की थी ये बात। मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा उसको देख करके कि उसने मेरे से ऐसा बोला था। बात बड़ी अच्छी कर रहा था, बोल रहा कि मतलब ये मतलब गॉड को नहीं चैलेंज करने वाली बात है कि कायनात में तुमसे भी ज़्यादा, मतलब तुमसे ज़्यादा हंसी कोई नहीं है, मतलब गॉड तो होंगे ना। मेरे मन में भी उस समय तुरंत एक जवाब भी आया था, ऑल्दो मैंने उसे आज तक उस दिन दिया नहीं था, बट मेरे मन में आया था कि भाई वो तभी तो कंपैरिजन करने वाले ने करा, है ना। अगर वो कंपैरिजन तभी तो किया उसने। इतना तुम भी नहीं समझोगे, छोड़ो यार, मैं भी नहीं समझा सकता तुम्हें मैं भी नहीं समझा पाऊंगा मेरे भाई, रहने दो। मैं उस दिन भी नहीं समझा पा रहा था उसे, मैंने कोशिश भी नहीं की थी वैसे, तो मैं भी नहीं समझाऊंगा मैं, छोड़ना। तो अब इधर पढ़ ले जरा थोड़ा सा, कायनात में यहाँ गाने गाने में लगा हुआ। तो मेरे भाई अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, हो प्रेम के रंग में ऐसी डूबे बन गया एक हीरू, प्रेम की माला जपते आप हुई महराम, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पी का नाम, हो प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। बच्चों हमने देखा था कि जैसे इसमें दो एलिमेंट थे ना, एग्जैक्टली इस भाई के पास भी दो ही एलिमेंट है मेरे भाई, देखो ना इसके पास भी दो ही एलिमेंट है। तो जैसे 2 की पावर 2 किया 4 है, वैसे इस बार 2 की पावर कितने एलिमेंट इसमें है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था 2 है, बट मुझे जबरदस्ती का काम मैंने किया। क्यों किया, ये समझाने के लिए किया कि जब भी आपको नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी निकालना है, तो जरूरी नहीं है आपको ये चाहिए निकला, आपका ए और बी को देखकर भी काम हो सकता है, क्योंकि ये काम सिर्फ ए, अरे चलना यार, सॉरी मेरे भाई सॉरी, ए और बी का जितने एलिमेंट है उनको देखकर ही काम हो सकता था। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा। तो 4 आंसर है, 4 ही आना चाहिए था, क्योंकि जैसे इस वाले में 2 एलिमेंट थे तो 4 सबसेट बने, 2 की पावर कितने एलिमेंट है उसमें, जिसका सबसेट आप निकाल रहे हो उसके एलिमेंट देखने होते हैं। इस बार हम सबसेट निकाल रहे हैं कि इसके कितने सबसेट होंगे सेट के, तो हमें पता चला इसके कितने एलिमेंट है वो रखे। तो बच्चों हमें समझ में आया नंबर। अब सवाल ये कि एक सवाल अरे मास्टर गाने खत्म नहीं हो रहे तुम्हारे, पढ़ा लो जरा। तो नंबर ऑफ सबसेट और सेट ए क्रॉस बी, अब 4 निकले, लेकिन वो 4 कौन से, जैसे यहां पर 4 निकले, वो 4 मुझे पता चले, मैंने क्या किया, पहले एक एलिमेंट उठवा लिया, फिर दूसरा उठवा लिया, फिर दोनों उठवा लिया, फिर कोई भी नहीं उठवाया। ऐसे काम यहां भी तो कर सकते हैं यार, एक उठवा लो पहले, एक एलिमेंट उठवा लिया, सेट बना दो उसका, तभी तो सबसेट कहलाएगा वो। अभी तो सिर्फ एलिमेंट उठवाया ना, जैसे यहां वाले केस में आप देखोगे एलिमेंट 1 उठवाए लेकिन सेट बनाया ना उसे करली ब्रैकेट देकर के। तो इसी प्रकार से मेरे भाई यहां पर भी आप देखोगे एलिमेंट उठवाया पहला, सेट बना दिया उसका, तो वो सबसेट कहलाने लग जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा एलिमेंट उठवा दिया, उसका भी सेट बना दिया, अब वो भी सबसेट कहलाने लग जाएगा। अभी दोनों उठवा लिए मैंने, दोनों उठवा लिए और उसका भी सेट बना दिया। अब मैंने बोला मैं कोई नहीं उठवा रहा, कोई नहीं उठवाया मैंने। मेरे भैया मुझे एक बात बताओ, क्या ये 4 सबसेट्स बने, आपको यकीन आ रहा मेरी बात पे कि यकीन ही नहीं आ रहा मास्टर की बात पे? वो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, बड़े भयानक भयंकर से दिखाई दे रहे होंगे, है ना। लेकिन बच्चों हुआ वही है कि कोई भी सेट के मैंने सबसेट निकाले, इस सेट के 4 सबसेट होंगे, एक निकाल लो सेट बना दो, दूसरा निकाल लो सेट बना दो, मतलब करली ब्रैकेट लगा दो, दोनों उठवा लो सेट बना लो, कोई भी मत उठवाओ सेट बनवा लो। सेम ऐसे ही जैसे यहां किया था, सेम टू सेम मेरे भाई, सेम टू सेम। तो कितने सबसेट निकले? 4। वो 4 कौन कौन से? तुम चाहो तो इनको अलग अलग नामकरण कर सकते हो, जैसे मैं इसको बोल सकता हूं कि मैंने इसको R1 नाम का सेट कह दिया, मैं कहूंगा मैंने इसको R2 नाम का सेट कह दिया, मैं कहूंगा मैंने इसे R3 नाम का सेट कह दिया मास्टर, मैं कहूंगा इसको पूरे को मैंने R4 नाम का सेट कह दिया। आपको पता है क्या हो रहा बच्चों? नहीं पता चला? ये जो 4 लोग निकले ना, ये 4 लोग रिलेशन है असल में सेट।
अरे अमरीशपुरी की आवाज आ गई थी एकदम से यार। ये जो चार लोग निकले ना यहाँ पर, अरे निकल के आ रहे, ये जो चार लोग, कहाँ गए वो चार लोग? ये वही चार लोग है मेरे भाई, क्या कहेंगे चार लोग वाले? तो ये, तो बच्चों जो मैं कहना चाह रहा, जो ये चार चीजें दिख रही है ना, ये चार चीजें ही रिलेशंस है ए और बी के बीच में। मैं दिखाता हूं कैसे, पूरी पिक्चर क्लियर करूंगा, डोंट वरी। देखो हुआ क्या था, हुआ ये था, एक सेट ए था, एक सेट बी था, एक सेट ए था, एक सेट बी था, एक सेट ए था, एक सेट बी था। इधर देखो, दिल के दिल में क्या छुपा है, ये तो बस दिल को पता है। हाँ हाँ, दिल के दिल में। चाहता तो मैं पहले से एक साथ लिखकर कॉपी करता बाद में ना, लेकिन नहीं ना, गाना भी तो गाना था। दिल के दिल में क्या छुपा है, ये तो बस दिल को पता है, धड़कनों पे किसका पहरा, कौन कब क्यों दिल में ठहरा। डिंग 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 डिंग। इधर देखो, चलो बच्चों एक बात बताऊं, ये जो ए और ए सेट था, बी सेट था, बना दिया मैंने सबको, आमने सामने रख दिया। अब देखो R1 से पूछो भैया आप क्या कह रहे हैं, R1 बोलेगा मैं कह रहा है ए और एक्स का कुछ रिश्ता बन जाए। मैंने कहा ऐसा तो नहीं कह रहे मास्टर, ए को एक्स से करेक्ट, बोल रहा यही कह रहा। इससे पूछा, बोल रहा मैं चाहता बी से रिश्ता बन जाए एक्स का। मैंने कहा ऐसा तो नहीं चाहते, बोल रहा ऐसा ही चाहता। मैंने कहा आप क्या चाहते, बोल रहा ए का भी एक्स से बन जाए, बी का भी एक्स से बन जाए, ए का भी रिश्ता एक्स से बन जाए, बी का भी रिश्ता एक्स से बन जाए। मैंने कहा आप क्या चाहते, बोल रहा कुछ नहीं, हम टुकुर टुकुर देख ले एक दूसरे को, हमारा रिश्ता यही है। रिश्ता वही, सोच नहीं। ये कुछ नहीं कर रहे, एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने में लगे हुए, कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है, कोई किसी तरह का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिश्ता है बेटे। नो रिलेशन इज इटसेल्फ अ रिलेशन। ठीक है, तो ये जो चार लोगों का जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो ये दिख रहा है। तो ये जो चार लोग दिखे ना मेरे भाई, ये रिलेशंस है, यही है रिलेशंस। रिलेशन का मतलब है कि सेट ए और सेट बी के बीच में रिकॉग्निजिबिलिटी क्रिएट करना, सेट ए और बी आपस में कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं, यही चार के अलावा पांचवा तरीका नहीं है। जैसे ए एक्स से कनेक्ट हो गया, बन गया रिलेशन। रिलेशन मतलब संबंध, जैसे वो कुछ भी हो सकता था ना, यहां पे कोई एक सेट में कुछ एक हो सकता था, यहां भी सेट बी में कुछ हो सकते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे कुछ हो सकता था कि मदर वाला रिलेशन है, कि भाई फॉर एग्जाम्पल यहां चिल्ड्रन रखे हुए हैं, यहां पर विमेन रखी हुई थी, फिलहाल एक ही विमेन है, तो चिल्ड्रन, उसी चिल्ड्रन को कनेक्ट करना जो उसकी मदर है उसके साथ, है ना। तो ए की मदर एक्स होगी तो मदर वाला रिलेशन, बी की नहीं होगी। इस केस में हो सकता है बी की मदर होगी एक्स, हो सकता है ए और बी दोनों सिबलिंग्स थे तो दोनों की मदर हो गई एक्स, हो सकता है ये दोनों अलग ही हैं, ये दोनों, ये विमेन अलग ही, इनके कोई मदर और कुछ का रिश्ता ही नहीं है दोनों का, ये क्लासरूम में बैठे हुए बच्चे, ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, कहाँ से मदर कौन सन। तो ये इस तरह से समझ रहे हो, तो रिलेशन कुछ भी किसी भी तरीके से बन सकता है, मदर फादर सन, मैथमेटिकल रिलेशंस भी बन सकते हैं, नो वरीज। समझा मेरी बात को? तो अब भी बच्चों मैंने देखा, अब रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, रिलेशंस कौन है, ये लोग एक्चुअली कौन है, ये लोग एक्चुअली ये हैं R1 R2 R3 R4। मतलब कहने का मतलब हुआ ना, इसी तरह के ये जो पहला वाला जो टाइप हुआ दादा, ये पहला ए और बी जो आपस में इस बार कनेक्टेड हुए हैं, ए और बी आपस में कनेक्ट हुए हैं, वो किससे कनेक्ट हुए हैं, रिलेशन R1 के तहत कनेक्ट हुए हैं इस बार। यहां पर अगर आप देखोगे R2 रिलेशन इस तरीके से है कि ए और बी आपस में रिलेशन R2 के तहत कनेक्ट हुए हैं। यहां पर ये दोनों के दोनों कनेक्ट हुए हैं आपस में रिलेशन 3 के तहत, जो कि ए और बी आपस में कनेक्ट हुए, ऐसे करते हैं ए टू बी। और इस बार R4 रिलेशन के तहत ये कनेक्ट हुए सच दैट ए से बी का कनेक्शन है इस प्रकार का। ठीक है, समझ गए? अगर आपको मैं ध्यान से बोलूं ऑब्जर्व करो, तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि रिलेशंस कुछ और नहीं है, काइंड ऑफ सेट्स ही हैं। ध्यान से देखो, रिलेशन कुछ और नहीं, एक प्रकार का सेट ही है, करली ब्रैकेट करली ब्रैकेट करली ब्रैकेट करली ब्रैकेट, और एरा गहरा नथु खैरा नहीं है मेरे भाई। ये सेट है ऑर्डर्ड पेयर का। जैसे कल को कोई कह दे क्या ये रिलेशन हो सकता है, बोलना सिरे से खारिज करना कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि सेट तो है लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट नहीं है। रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, ये बिल्कुल रिलेशन नहीं हो सकता, ये बिल्कुल रिलेशन नहीं हो सकता, ऑल्दो दे बोथ आर सेट्स। यार कुछ वो है क्या लैक? हाँ लैग है भाई, मैंने कैच कर लिया, एक मिनट।
हाँ लैग है साफ साफ, तुम्हें तो नहीं पता चला, बट जो मैं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मैं भविष्य से बातें कर रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा, चल छोड़ना। तो समझ में आया बच्चों मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो रिलेशंस है वो कोई और नहीं है, वो एक तरह का, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सेट है और ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। और थोड़ा स्पेसिफिक बोलूं, और स्पेसिफिक डेफिनेशन ही बना दो रिलेशन की, मजाक मस्ती में। रिलेशंस ए क्रॉस बी के सबसेट्स हैं। ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, उसके जो सबसेट्स थे वही सबसेट तो रिलेशन बने। इसका मतलब एक बहुत काम की बात बोलने वाला हूं, किसी दो सेट के बीच में कितने पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे वो मुझे पता है, क्योंकि अगर सेट ए और सेट बी दिया है, इतना ताम काम झमाम ना करके मैं सीधे बोल सकता था इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं, क्या हैं वो एक अलग बात है, कितने हैं मैं एकदम विद इन सेकंड बोल सकता हूं। क्योंकि ए और बी के बीच में कितने नंबर ऑफ रिलेशंस है, इसका मतलब है कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स कितने हैं, और किसी के भी नंबर ऑफ सबसेट्स उतने ही होते हैं जितने उस सेट की कार्डिनलिटी होती है, 2 की पावर में रख देते हैं उसे। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी के सबसेट पता करने हैं तो मुझे ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी पता करनी होगी जो ए और बी के मल्टीप्लाई के बराबर है, यानी देख के पता चल रहा है 2 है ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी। तो अगर ए क्रॉस बी में 2 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट से कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 2 यानी 4, और यही नंबर ऑफ सबसेट्स रिलेशन है। समझ ही नहीं आया उसके पीछे? आ गया? क्या बोल रहा? आ गया? हाँ, चलना हटा साउंड की घटा, आज तक किसी को नहीं आया मेरा पढ़ाया हुआ समझ, तुझे आ गया? इधर देख, चल अभी देखो जरा, तो देखो मेरी बात को सुन। तो जो हमने अभी पढ़ा ना मेरे भाई, उस चीज का एक थोड़ा सा मतलब समझ लो, उस चीज का मतलब समझो। नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी, समझना इसका फ्लो चार्ट समझो। ए और बी के बीच में नंबर ऑफ रिलेशंस क्या, तो मुझे पता है नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब क्या है। अब पहले तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि रिलेशंस, जो मेरी डेफिनेशन मैंने देखी, ऑब्जर्वेशन किया, उससे मुझे समझ में आया कि रिलेशंस कुछ भी नहीं है। रिलेशंस असल में सबसेट का सिंबल याद है, सबसेट है ए क्रॉस बी नाम के सेट का। खत्म भाई, अगर ये बात में क्लैरिटी है ना सुपर वाली, खत्म हो गया। ये याद करके अगर तुम कर रहे हो, क्या कर रहा मैं खड़ा हो गया इतनी देर से, अगर तुम याद ही कर रहे हो, आंखों से देखो अपनी, ये रिलेशंस कौन है, ये इसके ही तो सबसेट है, इस दादा के ही तो हमने सबसेट लिए, तो 4 सबसेट निकले, वो 4 सबसेट के नाम ही तो रिलेशंस है। ये भी रिलेशन निकल आएगा, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन, अलग अलग प्रकार के 4 रिलेशन है, लेकिन इन चारों में कॉमन बात क्या, कि चारों के चारों इसके सबसेट है। तो चाहे रिलेशन कोई भी हो, वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब चूंकि ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, तो उसका सबसेट भी ऑर्डर्ड पेयर का ही होगा। गलत कह रहा मैं, बोल दे गलत कह रहा हूं मास्टर, ठीक है? तो एक तो समझ में आ गया। दूसरी बात, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ सेट ए क्रॉस बी इज सिंपली इक्वल टू number of relations of a to b, a and b is equal to, a and b मतलब समझ रहे हो, a और b के बीच में is, जो नंबर ऑफ रिलेशन है वो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट a क्रॉस b, और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट क्या होता है, 2 raised to the power कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, उस सेट की कार्डिनलिटी के बराबर। और किसी भी सेट की कार्डिनलिटी अगर इसको निकालना था तो 2 की पावर, इस सेट की कार्डिनलिटी का मतलब क्या हुआ, n ऑफ a इंटू एन ऑफ बी, दैट्स इट। थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचना। तो कहने का सिर्फ अर्थ इतना है कि अगर आपको ये स्टार्टिंग में पता लग जा रहा है, जो कि लग ही जाएगा, 2 सेट आपको दिए हैं तो आप उनकी काउंटिंग कर सकते हो कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, सेट बी में कितने एलिमेंट है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। आपने क्या पता कर लिया, ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी कितनी है, कि ए क्रॉस बी के कितने ऑर्डर्ड पेयर है उसके अंदर बैठे हैं, और जितने भी उसके अंदर एलिमेंट होंगे 2 की पावर में उसको डाल के नंबर ऑफ सबसेट्स निकल जाएंगे उसको, और उसी को हम रिलेशंस कह रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं क्लियरली कह रहा हूँ ये बात, लेकिन मैं बताऊँ क्यों कह रहा हूँ इतने बार, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि जब मैं पढ़ रहा था ना, मेरे समझ नहीं आया था अपने टाइम पे, मास्टर जब समझा रहे थे, तो मैं सोच रहा है मेरे मास्टर भी इतने प्यार से समझा रहे होंगे जैसे मैं समझा रहा, मैं बेचारा समझ ही नहीं रहा, मैं समझ ही नहीं रहा। अरे यार तुम भी ऐसे मत करना यार मेरे भाई, इस परंपरा को आगे मत बढ़ाना। तुम बोल दो मास्टर हम समझ गए, तुम रहे होगे अपने जमाने में, तुम्हें नहीं आती हैं चीजें समझ में, हमें आ जाती हैं।
बोल दे मेरे भाई। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कोई याद करने वाली चीज है, बार बार ये पिक्चर आंखों के सामने अगर है, मुझे नहीं लगता कुछ भी याद करने जैसा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट सिखाया ही इसलिए, ऑर्डर्ड पेयर सिखाया इसलिए क्योंकि पहुंचना था रिलेशंस तक। रिलेशंस बहुत क्लियर है, सेट ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो भी सबसेट्स है वही रिलेशंस है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस दादा आज से कोई भी पूछेगा आपसे, आप झटके से निकालोगे। जैसे डेफिनेशंस बन रही है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। ये जो कहना चाह रहे हैं इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देता हूं तुम लोगों को। ये कह रहे हैं कि एक सेट ए है और ये कह रहे हैं कि एक सेट बी है। इन्होंने कहा दादा एक सेट ए है एक सेट बी है, बोले अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। नॉन एम्प्टी मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ है इनके अंदर, इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। भाई यार मैंने भी तो यही कहा यार, अब मैंने कहा तब नहीं मान रहा, इनकी बातें सुन ले एकदम से। ये भी वही कह रहा कि रिलेशंस कुछ नहीं है, ए क्रॉस बी का सबसेट है दादा। और ये इक्वालिटी इसलिए लग रही है क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी जो सबसेट निकालते हैं उसमें एक खुद वही सेट निकल जाता है। जैसे इस केस में जो 4 सबसेट निकले उनमें एक खुद वही जो R3 दिख रहा है खुद वही सेट निकल गया इटसेल्फ। तो इसलिए इक्वालिटी वाला चीज आ रही है। एक ये है ना, तो ये लॉन्गेस्ट रिलेशन होता है, लार्जेस्ट रिलेशन होता है किसी भी रिलेशन का, और ये स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है, एम्प्टी रिलेशन एक तरह से। नो रिलेशन इज इटसेल्फ अ रिलेशन, ये मैथ्स कह रही है। नो रिलेशन इज इटसेल्फ अ रिलेशन, ये वाला लार्जेस्ट रिलेशन है। लार्जेस्ट रिलेशन मतलब उसी को ले आया आप उठा के क्रॉस बी कोई। तो बच्चों यहां पर अगर हम आ रहे हैं तो इसकी बात, जो पहली बात इन्होंने दादा ने कही हमसे, हम इसको समझ गए। ये हमने बोला मास्टर हम ये पहले से समझ के आ रहे थे, ये क्या हो गया, हमने बोला ये हम पहले से समझ के आ रहे थे, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द, अरे चलना यार चलना, वही सब बातें करने में लगा जाओ। हमने जो किया वही है बस, ये खाली तुम्हें उलझाने के लिए कि ए क्रॉस बी है, अब ए क्रॉस बी में क्या होता है, ए का पहला एलिमेंट बी का। चलना यार मेरे भाई चलना प्लीज यार, मैं समझा देता हूं वैसे फिर भी और क्लियरली। देखो होता क्या है, जैसे आपके पास ये 4 सबसेट निकले ना, अब इन सब में तुम्हें पता ही है, जब हम ए से बी में रिलेशन देख रहे हैं और बी से ए में रिलेशन देख रहे हैं, दोनों में फर्क है। जैसे ए की मदर है ये एक्स, बट एक्स की मदर नहीं है ना ए, एक्स के लिए सन है ए, तो रिलेशन बदल जाएगा, आप जाते समय कुछ और आते समय कुछ और होगा। इतना मानते हो? मानते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि जो भी रिलेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें जो आगे वाला एलिमेंट है वो आगे वाले सेट से आएगा ही मेरे भाई, नई बात थोड़े ना है, ये ए क्रॉस बी के ही तो सबसेट है, और ए क्रॉस बी को हम डिफाइन, कुछ हुआ क्या यहां पे, कुछ कटा ना। और भाई हम ए क्रॉस बी को डिफाइन ही ऐसे कर रहे हैं शुरू से कि आगे वाला जो एलिमेंट होंगे वो ए से आएंगे, पीछे वाले एलिमेंट होंगे बी से आएंगे। हमने डिफाइन ही ऐसे किया है, नई बात क्या है इसमें यार, हमने डिफाइन ही ऐसे किया, आगे वाला एलिमेंट आगे वाले से होगा, पिछला कुछ नहीं है। जितना मैं बता रहा हूं उतना ही करना है, बाकी वो फालतू की बातें इधर उधर की बोलते रहते हैं, उनको नहीं सुनना, मास्टर की सुनो। और फिर बोला था सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड, मैं बताता हूं इसका मतलब, इसका मतलब मुन्ना मैं बता रहा ना मैं, जैसे 1 2 3 एक्स वाई जी ऐसे है, मान लेते हैं ऐसे कुछ भी। ये ए 1 से कनेक्ट हो गया, 2 का मन किया y से कनेक्ट हो गया, 3 का मन किया x से कनेक्ट हो गया, एक प्रकार का रिलेशन। मुझे नहीं पता, कुछ तो होता होगा, रिलेशन है भाई, कनेक्टेड है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर सेट इस केस में जैसा कि मैंने दिखा रखा है, अगर सेट ए 1 2 3 है और अगर दादा सेट बी हमारे पास एक्स वाई जेड है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कितने पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे ना। मैं मान जाऊंगा किसी बच्चे ने अगर सही जवाब दिया, मैं मान जाऊंगा, मैं सच बता रहा मैं, जल्दी मेरे भाई समोसा खिलाऊंगा ग्रीन चटनी के साथ अगर तुमने सही जवाब दे दिया। ए क्रॉस बी के कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे? अगर तुम लोगों ने ऐसे सोचा कि नंबर ऑफ रिलेशंस मतलब होता है कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हैं, और ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हैं वो इतने ही होंगे जितने ए क्रॉस बी के एलिमेंट ये होगा, और ए क्रॉस बी मतलब ये होगा मास्टर ये। अगर तुम्हारे दिमाग में इस तरीके से तुम्हारा ब्लूप्रिंट काम कर रहा है, तुम्हारे दिमाग ऐसे काम कर रहा है, अगर मेरे भैया आपका दिमाग अगर इस तरीके से इस तरकीब से काम कर रहा है जैसे मैंने लिखा हुआ, फिर आप कहोगे कि 2 की पावर n ऑफ ए। ध्यान से देखो, ए में कितने एलिमेंट है? 3, इसमें कितने? 3 3 3 कितना? 9। अगर आपका आंसर 2 की पावर 9 आया, वेल डन। और 2 की पावर 9 में तोते उड़ जाते हैं, बहुत बड़ा नंबर है, करके देखियो कितना होता है। 2 की पावर 9 मुझे बताना कितना। उतने पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस है, उसमें से एक रिलेशन ये कुछ होगा मेरे भाई, 10-20 लाख कुछ ऐसा कुछ होगा नंबर। इतने रिलेशन में से ये जो बना एक रिलेशन, ऐसे ही पता नहीं 9-10 लाख रिलेशन से, और 2 की पावर 9 जितना भी होता होगा उतने रिलेशन, उसमें से एक रिलेशन उठवा लिया मैंने, बस वो ये है भाई, एक टाइप ऑफ रिलेशन है। अब रिलेशंस के टाइप भी पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में, अगली मतलब वो थोड़ा इससे ऊपर के लेवल की बात, मतलब 12th क्लास में पढ़ते हैं वो,
अब देखते हैं, उतना तो नहीं होगा, अभी तुम्हारे उसमें बेसिक्स ही होंगे शायद इतने तक, ठीक है। हो गया, बस हो गया, मैंने तुम्हें समझा दिया। अब जैसे ये जो रिलेशन है, स्पेशल टाइप का जो रिलेशन है, जैसे R1 कह देते हैं, ऐसे 2 की पावर 9 रिलेशन है अलग अलग। कभी 1 4 Y से कनेक्ट हो जा रहा होगा, बस हो गया, रिलेशन बन गया, और कोई किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा। 3 सिर्फ Z से कनेक्ट हो गया, और किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा, कोई किसी से कनेक्ट नहीं हुआ, ये भी एक प्रकार का रिलेशन है। कोई 2 किसी एक से कनेक्ट हुआ, कोई 2 से कनेक्ट हुआ, तो कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, 2 की पावर 9 टाइप ऑफ रिलेशंस। उनमें से एक रिलेशन ये है, अब इसको दिखाएंगे कैसे, ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि रिलेशन एक सेट ही है। क्योंकि रिलेशन क्या है, A क्रॉस B का सबसेट। तो सबसेट मतलब सेट तो है, और किसका, A क्रॉस B का। A क्रॉस B में कौन होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, यानी A क्रॉस B के ऑर्डर्ड पेयर रखे हैं, कुछ कुछ ऑर्डर्ड पेयर को उठा करके अपना सेट बना रहा है, तो है तो ऑर्डर्ड पेयर का ही सेट ना। कौन कौन है, 1, X, इस केस में 2 कनेक्ट हो रहा Y के साथ, फिर 3 कनेक्ट हो रहा है X के साथ, दैट्स इट, खत्म खत्म। आप चेक करो, आगे वाले जो एलिमेंट है 1 2 3 वो आगे वाले सेट से ही होंगे 1 2 3। जो पीछे वाले एलिमेंट है XY X वो वहीं से होंगे, मतलब XY ओनली, वो पीछे वाले सेट से है, खत्म। हाँ, टाटा बाय बाय, बन गया रिलेशन। तो रिलेशन इज नथिंग बट द सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। हाँ, अब एक बात ये हो गई। अब मैं कुछ थोड़ा छोटी मोटी बातें और करना चाह रहा था, जो वो कुछ कह रहा है कॉल्ड द इमेज इमेज, ये जो जो अब इसमें कैसे पहचानते हैं समझो। इसमें कुछ 3 टर्म्स होंगे, एक होगा डोमेन, इसे हिंदी माध्यम के बच्चे प्रांत कहेंगे। एक होगा मेरे भाई रेंज, इसे हिंदी माध्यम के बच्चे परिसर कहेंगे। और एक होगा कोडोमेन, हिंदी माध्यम के बच्चे खुद बताएंगे इसे क्या कहेंगे, खुद दिमाग लगा देना जरा, ठीक है ना। डोमेन बता दिया तो कोडोमेन क्या होता होगा सोच लेना। जैसे कोऑपरेटिव का मतलब, जैसे कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक होते हैं, तो क्या होना चाहिए इसका नाम, समझना जरा, इधर सुनो। डोमेन का मतलब होता है कुछ भी नहीं, जहां से आपका इनपुट है, जहां से आप जा रहे हो। जैसे ये रिलेशन जो है बच्चों R1, ये बेसिकली कैसा है, A सेट से B सेट की तरफ, ये है ना। और तुम जानते हो B से A की तरफ आने में चीजें बदल जाएंगी, यही चीजें x,1 y,2 x,3 हो जाएंगे, और हम जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर अलग हो गए, बिल्कुल चीजें बदल गई। तो अभी के केस में प्रांत में वो होता है जो सेट A है, जहां से आप जा रहे होते हो, जो कि इस केस में कौन है, खत्म, जहां से आप जा रहे होते हो। रेंज वो होती है केवल सेट बी के, अच्छा देखो एक बात सुनो, ये पूरा डोमेन होता है जहां से आप जा रहे हो, जहां आप जा रहे हो वो पूरा कोडोमेन होता है, यहां जहां जा रहे हो पूरा कोडोमेन है, ये पूरा कोड, खत्म हो गया बात, कोई टेंशन ही नहीं है। एक जो अगला है होता है जो थोड़ा काम की चीज है, वो होता है रेंज। रेंज मतलब केवल वो एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन जिनकी अपनी प्री इमेजेस होती है। अब सुनना मेरी बात, 1 की x इमेज कहलाती है, 1 की इमेज है x, 1 की इमेज है x, 2 की इमेज है y, 3 की इमेज भी है x। तो 1 और 3 की इमेज एक ही है जिसका नाम x है। तो 1 की इमेज x है, तो x का 1 क्या है, जैसे 1 का पिता अगर x है तो x का 1 क्या है, बेटा है ना, पिता ही थोड़ा ना होगा। तो 1 की अगर इमेज x है तो x की प्री इमेज 1 कहलाती है, 2 की इमेज y है तो y की प्री इमेज 2 कहलाती है, 3 की इमेज x है तो x की प्री इमेज 3 कहलाती है। तो x की 2 प्री इमेजेस है, 1 और 3, समझे। तो मेरे भैया कोडोमेन के केवल वो एलिमेंट्स जिनकी अपनी प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती हैं वो रेंज में आते हैं। कोडोमेन के केवल वे एलिमेंट जिनकी अपनी प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती हैं वही आते हैं रेंज में। सरल करूं इसे अगर मैं, तो मैं बोलना चाहूंगा कोडोमेन के केवल वे एलिमेंट जो कनेक्टेड है किसी ना किसी से, जैसे Z नहीं, तो कौन आएगा रेंज में, X और Y आएंगे, सिर्फ Z नहीं आएगा। समझ लो, अगर ये Z भी किसी से कनेक्ट हो गया होता, वो भी एक टाइप ऑफ रिलेशन होता, तो उस समय Z भी आ जाता और उस समय रेंज और कोडोमेन एक जैसे हो जाते। और अन्यथा जो रेंज होगी वो कोडोमेन का सबसेट होगी। अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों में क्या फर्क है, तो आप पकड़ पाओगे कि रेंज क्या हो रही है, कोडोमेन की सबसेट है। कोडोमेन से ही तो एलिमेंट उठवा के रेंज में आ रहे हैं, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट हो सकता है सारे भी आ जाएं किसी केस में जब कनेक्टेड हो सारे। तो यहां से एक चीज भी समझ में आ रही है कि जो रेंज होती है वो कोडोमेन की सबसेट है मेरे भाई, कोडोमेन की सबसेट है वो।
कोडोमेन के ही वो कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट से रेंज बनती है, बोल तो नहीं बनती है। समझ रहे नहीं समझ रहे? हो गया यार? इतना ही बेसिक बेसिक, अभी बेसिक बेसिक, ठीक है ना? क्वेश्चन आएंगे तो और देखेंगे। बेसिक बेसिक बस। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन, वही जो सेट में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उन्हें डोमेन कहते हैं। द सेट, वही जो मैंने बताया, ठीक है? बोल रहा एक बार क्वेश्चन के थ्रू कर लो, बोल रहा मास्टर लेट ए बराबर ये डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम आर ए टू बी। देखो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ समझेंगे। दिल करता है तेरी बातें सुनूं, सौदे में अधूरे चुनूं, मुफ्त का हुआ ये फायदा, क्यों खुद को मैं बर्बाद करूं, फना हो के तुझसे मिलूं इश्क का। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ये ए है और ये ए ही है। जो सेट है ना वो ए, रिलेशन जो है ना वो ए टू ए पे डिफाइंड है। मेरी बात समझ तो नहीं रहे आप लोग? इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है दादा वो सच दैट है कि ए से ए पर ही रिलेशन आ रहा है आपका, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन है। लेकिन किस तरीके का रिलेशन है वो एक बार समझ लो। वाई जहां पे रिलेशन बोल रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट। उसने कहा हाँ जी ऑर्डर्ड पेयर का ही सेट है, बट जो सेकेंड एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से एक ज्यादा है। इस तरह के रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया यार, जो सेकंड एलिमेंट है यहां पर होने के लिए ए में भी 1 2 3 4 5 6 बैठे हुए, लेकिन एक्स जो भी है उसमें एक आप जब जोड़ोगे तो करस्पॉन्डिंग वाई निकलेगा, यानी 2। एक जोड़ोगे 3, एक जोड़ोगे 4, एक जोड़ोगे 5, एक जोड़ोगे 6, एक जोड़ोगे 7। हो गया मास्टर 7। और अब ध्यान से सुनना मेरे भाई प्लीज, ये कह रहा है रिलेशन में, देखो ना मेरी बात को प्यार से समझना मेरे भाई। यहां पे ना आप खुद सोचो कि दो टाइप के रिलेशन है, प्यार से समझो। 1 2 3 4 5 6, और यहां पे भी वही लोग बैठे हुए 1 2 3 4 5 6। मैं आपसे सबसे पहले एक सिंपल सा सरल सा सवाल पूछता हूं, मुझे वह बता दो, आप मैं मान जाऊंगा इस सेट ए और सेट ए के बीच में कितने पॉसिबल नंबर, कितने पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं इसमें कितने पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्म हो सकते हैं? इस बात का जवाब दो चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दो टाइम स्टैम्प के साथ। आपको सुपर क्लैरिटी होनी चाहिए मास्टर जी, आपने बता रखा है नंबर ऑफ रिलेशंस, आपने 36 बार बता दिया कि जिन दो सेट की बात कर रहे हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर जो सेट बनता है उसके कितने सबसेट है, यानी ए क्रॉस बी के कितने सबसेट है। इस केस में ए क्रॉस बी नहीं है, ए क्रॉस ए ही है, तो ए क्रॉस ए के कितने सबसेट होते हैं, इतने ही, वही रिलेशन होता है। तो ये कितना होगा 2 की पावर n ऑफ a इंटू n ऑफ a। थोड़ा मेरे भाई थोड़ा देखो, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, लेकिन चाहिए तो सही थोड़ा बहुत, इतना तो मैं बोलूंगा। कितने एलिमेंट है 6, इसमें भी कितने 6, 2 की पावर 36, पता नहीं कितने लाख करोड़ों में पहुंचता हुआ नंबर। इतने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं, 2 की पावर 36 बहुत होता है मेरे भाई। लेकिन उनमें से सिर्फ एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन्होंने हमें भी दिया जिसका नाम इन्होंने आर रखा। उतने सारों में से एक रिलेशन ये है, समझ रहे हैं आप? अब समझो मेरी बात को। होने के लिए यहां पे ए था, क्योंकि ए में कौन कौन बैठता है, फिर से 1 से लेकर 6 तक के लोग, तो ए में यहां से यहां तक के लोग। अब बात अगर समझोगे आप, ये यहां बैठा हुआ नहीं है, ये आपका भ्रम है। आपको लग रहा था कि 6 7 से कनेक्ट होगा, मुझे पता है होगा भाई, होने के लिए कनेक्ट होने के लिए रहना भी तो चाहिए ना कोई, इसलिए इसका जो 6 है ससुरा बिना कनेक्ट हुए ही रह गया, क्योंकि वो 7 के साथ कनेक्ट होता, लेकिन 7 तो बैठता ही नहीं, 7 तो बैठता ही नहीं है। अरे यार चलना यार, 7 तो बैठता ही नहीं है, 7 तो मेरे भैया 7 तो बैठता ही नहीं है, तो बेचारा 6 अनकनेक्टेड रह गया। बोल रहा आप किससे कनेक्ट? आप समझे अनकनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड में फर्क क्या होता है? समझे लाइक अनलाइक और डिसलाइक में फर्क क्या होता है? डिस्कनेक्ट मतलब कि कनेक्ट से डिस्कनेक्ट हो गया, अनकनेक्ट मतलब हो ही नहीं सकता। नहीं समझे तुम? तो यहां वाला केस जो बच्चों दिख रहा है आपको, ये बना फिलहाल। अब बोला डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। ये एरो डायग्राम है बच्चों, क्योंकि एरो डायग्राम रिलेशन को एरो डायग्राम की हेल्प से भी दिखा सकते हैं या फिर सेट बिल्डर टाइप के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। एरो डायग्राम में हमने दिखा दिया, ठीक है। ये एरो डायग्राम बन गया इसका, थोड़ा अजीब व गरीब लग रहा होगा, मतलब थोड़ा अच्छा सा लग रहा नहीं लग रहा बोलते झूठ झूठ, ठीक है। तो हमें समझ आ गया। अच्छा
एक बात आपने गौर करी कि इसका 6 किसी से कनेक्ट नहीं हुआ, और एक बात और गौर करनी चाहिए कि 1 यहां किसी से कनेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि 1 को कनेक्ट होना पड़ेगा वहां 0 से, और वहां 0 बैठता नहीं, क्योंकि ये लोग अपने एक कम से कनेक्टेड है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। ठीक है, अब ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना सब किसी से कनेक्टेड हो, इतनों से भी हो गए बड़ी बात है, सिर्फ एक से भी कनेक्ट होगा तो भी रिलेशन होगा, किसी से भी कोई कनेक्ट होगा तब भी रिलेशन होगा। दिखा दिया। सेकंड पार्ट कह रहा है राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। इस आर को दिखा दो, ये दिखती कैसे, पहले रिलेशन आर दिखता कैसे, 1 2 से कनेक्ट हुआ, 2 3 से कनेक्ट हुआ, 3 4 से कनेक्ट हुआ, 4 5 से कनेक्ट हुआ, 5 6 से कनेक्ट हुआ, 6 से 7 से कनेक्ट हुआ, मत भूल दियो मैं तो उड़ा दूंगा। 6 7 से कनेक्ट नहीं हुआ मेरे भाई, अगर लिख दोगे तो वो बोलेगा चल क्या रहा है, मजाक मस्ती चल रही है क्या, 7 दे ही नहीं रखा मैंने अपनी मर्जी से 7। ये इनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर आपको डोमेन की बात करनी है तो डोमेन कौन हो गया मेरे भैया, जो पहले एलिमेंट उठवा लो 1 2 3 4 5, ये डोमेन हो गए। रेंज कौन हो गया यार, 2 3, क्या क्या बताना था, हाँ 2 3 4 5 6 जो कनेक्टेड है, और कोडोमेन कौन हो गए, पूरे 1 2 लेकर 6। आप देख पा रहे हो कोडोमेन का ही कुछ एक भाई है जो कि क्या बन गया, कोडोमेन का ही कुछ एक भाई है जो क्या बन गया, रेंज बन गया, कोडोमेन में से निकल के एक नहीं आया। दैट्स इट। ठीक, नोट द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, बच्चों जो मैंने तुम्हें बताया वही बोल रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड टू सेट ए टू अ सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल, देखो जैसे एक सेट ए है सेट बी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, मैं बार बार बेचारा मेरा गले में इतने दर्द हो गई कह कह के, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन सेट ए एंड बी क्या होगा मेरे भैया, वो होगा ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद जो सेट बनेगा उसके कितने सबसेट है, तो किसके, यानी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी के कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, जितना ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी होगी, और ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी कितनी होती है, ए की कार्डिनैलिटी और बी की कार्डिनैलिटी का प्रोडक्ट। ये इसलिए कर रहा हूं बार बार क्योंकि हमें ए और बी डायरेक्टली गिवन होते हैं, जैसे इसने दे रखा कि भाई ए की कार्डिनैलिटी इतनी है बी की इतनी है, तो भाई मैं सीधे लिखूंगा p इंटू क्यू, मेरा आंसर आ गया मेरा आंसर, वही कह रहा हूं 2 raised to the power। बच्चों देखो लेट ए इतना, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। आप खुद देखिए ए में ये है 1 2, बी में है 3 4, दो सेट है। अब ये मत सोचना मैं तो कैलकुलेट करूंगा एक एक करके पॉसिबिलिटी निकालूंगा, तो उड़ जाएंगे तुम्हारी पॉसिबिलिटी निकालते निकालते, तो तुम बोलोगे रिलेशंस, तुम्हारे पास फिर से वही आएगा कि नंबर ऑफ जो रिलेशंस आप निकाल रहे हो, नंबर ऑफ रिलेशंस। अब कुछ बच्चों को तो डायरेक्टली याद ही आता है, वो प्रोसेस ध्यान ही नहीं रखते, तुम शुरुआत में प्रोसेस ध्यान रखो, बट हमें अब धीरे धीरे याद ही हो गया कि ये होता है, हमें रीजन पता है, लॉजिक पता है कि वाई इज इट सो, बट अब बार बार याद ही हो जा रहा है ना मेरे भाई। वो ए में कितनी कार्डिनलिटी 2, उसकी भी कितनी 2, 2 की पावर 2 इंटू 2, 2 की पावर 4, कितने हो गया 16 पॉसिबल रिलेशंस। तो ये फिर भी इतना है कि तुम लोग एग्जैक्टली घर में कभी समर वेकेशन चल रही, विंटर वेकेशन, तो पता कर सकते हो 16 कौन से बैठ के, और कुछ काम है नहीं तो 16 के 16 निकाल सकते हो, कभी एक किसी से कनेक्ट हो रहा, कभी वो किसी से कनेक्ट हो रहा। आपको एक्चुअली करना नहीं है 16 कैसे निकालना है, 16 का कुल मिला के मतलब है कि आपको ए क्रॉस बी के आपको वो निकालने हैं। क्या, अरे भैया ए क्रॉस बी के आपको वो, अरे क्या कहते हैं उसे, ए क्रॉस बी के सबसेट निकालने हैं आपको। यानी कि जैसे ए क्रॉस बी अगर आप यहां पे निकालोगे तो कितना सिंपल है ए क्रॉस बी, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ए के एलिमेंट एक बार 1 3 से कनेक्ट होगा, एक बार 1 4 से कनेक्ट होगा, एक बार 2 3 से कनेक्ट होगा। अभी मैंने डायरेक्टली किया इस चीज को समझाने के लिए। तो ये आप खुद ही समझो कि किसी सेट के इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट होने चाहिए थे, इतने ही तो होने चाहिए थे नंबर ऑफ सबसेट्स इसके टोटल जो नंबर ऑफ सबसेट्स होने चाहिए मेरे भैया ना, वो इतने ही होने चाहिए जो दिख रहा है आपको। हाँ एक बार ठीक है, मैं नहीं कुछ बोलता, ठीक है। तो अब बच्चों एक टॉपिक आया फंक्शन, मेरा प्लान था वैसे फंक्शन तुम्हें अगले उसमें पढ़ाऊं, सही प्लान है मेरा वैसे, मैं छोड़ दूं यहीं पे छोड़ दूंगा, रोने तो नहीं लग जाओगे कहीं। चल एक बार पढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ। देखो जरा समझना जरा फंक्शंस क्या होता है, रिलेशन का ही छोटा भाई है ये, छोटा है बड़ा नहीं है। इधर देखो, चलो ये बहुत प्यारी चीज है, लेकिन
बहुत प्यारी चीज है। एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है, ये ए बी सी डी है, ये एक्स वाई जी है। समझना प्लीज, कुछ स्पेसिफिक रिलेशन, जो उतने सारे रिलेशन बन रहे हैं उनमें कुछ होते हैं जो फंक्शन भी कहलाते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन को फुलफिल करते हैं। कंडीशन बहुत सिंपल है, a relation is said to be a function if each element of the domain of that relation has exact one image। खत्म। इसका मतलब ये है, अगर मैंने बोला ये देखो, मैं बताता हूं आपको, ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे यार, किससे पाला पड़ा था आखिर? युद्ध कहां तक छोड़ा जाए, द्वंद्व कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भला जाए। इधर देख, देखो मेरे भैया, इधर देखो, ए कनेक्ट हो रहा है एक्स के साथ, बी कनेक्ट हो रहा है वाई के साथ, बी कनेक्ट हो रहा है जेड के साथ। गॉट इट? एक टाइप ये है। ये नहीं चाह रहा था मैं, इन दोनों को हटाना। एक टाइप है, ए कनेक्ट हो रहा है एक्स के साथ, बी कनेक्ट हो रहा है वाई के साथ। अरे यार ये बेचारा अलग ही नाराज चल रहा मेरे से। ये एक टाइप है, इन दोनों में ऑब्जर्व करो, ये एक टाइप ऑफ रिलेशन हो सकता है। क्या ये रिलेशन है? मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप, कैन इट बी अ रिलेशन? हाल तेरा ना हमसा है इस खुशी में क्यों। बच्चों ये देखो, क्वेश्चन है कि क्या ये रिलेशन हो सकता है, क्या ये फंक्शन हो सकता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ओह देखो, अब बच्चों देखो, रिलेशन तो मेरे भाई आंखें बंद कर देनी अपनी ऐसे करके, और रिलेशन में से टिक मार देना है। रिलेशन का मतलब है कि वो कैसे भी कनेक्ट हो। मैं तो कहता हूं कनेक्ट ना भी हो फिर भी रिलेशन है, क्योंकि नो रिलेशन इज इटसेल्फ अ रिलेशन। इसके बीच में कनेक्टिविटी ना भी हो तो भी रिलेशन, टुकुर टुकुर देखते रहते हैं एक दूसरे को। तो अभी तो भाई साहब इतने तरीके से कनेक्ट हो रखे, तो रिलेशन तो ये है ही मास्टर, ये भी रिलेशन है और ये भी रिलेशन है। चल अभी के लिए नहीं भी कनेक्टेड, हाँ रिलेशन तो है ही, नो रिलेशन वाला इटसेल्फ अ रिलेशन। फंक्शन कहता है कि जब आप जा रहे हो, मैपिंग कहां से कहां हो रही है आपकी? मैपिंग सब में ए से बी की तरफ हो रही है, ध्यान से देखना, सब में आप ए से बी मैप कर रहे हो, ए से बी की तरफ जा रहे हो। तो दादा जहां से आप जा रहे हो वो ऑटोमेटिकली डोमेन साइड बन जाती है। मैंने आपको बताया था, जहां से आप जा रहे हो वो ऑटोमेटिकली डोमेन साइड बन जाती है। डोमेन वाली साइड है, ये वाली डोमेन वाली साइड है, ये वाली डोमेन वाली साइड है, डोमेन साइड। गॉट इट? अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि डोमेन का एग्जैक्ट वन इमेज होनी चाहिए। क्या यहां पर डोमेन ए की एक ही इमेज है? एक ही है, एक्स नाम है। बी की ससुरे की दो इमेज आ गई, वाई और जेड। गड़बड़ कर दिया इसने, फंक्शन नहीं है ये। अब देखो, ए की एग्जैक्ट एक्स इमेज, वाओ। बी की, ओ बी ने इस बार काम किया, अच्छा बी की एक ससुरे सी की इमेज एक भी नहीं है इस बार। यहां एक से ज्यादा हो गई, यहां एक से कम हो गई, ये भी फंक्शन है। दिल करता है तेरी बातें सुनूं, सौदे में अधूरे चुनूं, मुफ्त का हुआ ये फायदा, क्यों खुद को मैं बर्बाद करूं, फना हो के तुझसे मिलूं, इश्क का। इधर देखो, चलो पढ़ाई करो। इस वाले को आप देखोगे तो ये दादा फंक्शन है। क्यों हुआ? मास्टर इसमें भी तो ऐसा चीटिंग कर रहे हैं आप। मैं चीटिंग नहीं कर रहा, हमें इधर देखो, चलो यहां पर अगर आप देखोगे ए की कितनी इमेज है? एक ही इमेज है, नाम है एक्स। बी की कितनी इमेज है? एक ही इमेज है, नाम है वाई। सी की कितनी इमेज है? एक ही इमेज है, नाम वाई। भाई बी और सी की इमेज एक जैसे, उससे मुझे मतलब नहीं। बी की इमेज तो एक ही है ना वाई। बी के दो लोग तो नहीं है ना कि एक्स भी है वाई भी है, या सी के दो लोग तो नहीं है ना कि वाई भी है जेड भी है। सी की एग्जैक्टली वन इमेज है, बी की कितनी इमेज? एग्जैक्टली वन इमेज है, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बी की दो इमेज हो गई, यहां बी की इमेज एक ही है, दो लोगों की एक इमेज चल रहा है, चल सकता है, लेकिन एक बंदे की दो इमेज नहीं चलेगा। ये फंक्शन है। फिर तो टाइप है फंक्शन के, फिर तो और टाइप है। मैंने एक एग्जांपल दिया, सी को सिर्फ जेड से कनेक्ट करते तो भी फंक्शन तो होता ही। ये कंफ्यूजिंग रहता है इसलिए जानबूझ के से डाला। फिर टाइप्स होते हैं फंक्शन के, अलग अलग टाइप्स हैं, 4 तरह के कम से कम टाइप्स हैं। जो नेक्स्ट अगर हमने देखना होगा, वो भी पढ़ना होगा, तो टाइप्स वाला, तो टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन का अगला सेशन कर लेंगे।
लेकिन अभी 11th की मैथमेटिक्स को फोकस में लेके चल रहे हैं। समझ में आ गया? तो अभी टाइप्स पे नहीं जा रहे, बट डेफिनेशन तो समझ में आ रही है कि फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन कहलाएगा अगर उसके डोमेन की एग्जैक्ट वन इमेज है। लोग इसे यूनिक इमेज कहते हैं। अब मैं यूनिक इमेज वर्ड इसलिए यूज नहीं करता, बच्चे कंफ्यूज आते हैं, वो सोचते हैं बी की यूनिक इमेज कैसे हुई है तो सी की भी इमेज है। ऐसे नहीं, बी की अपनी एक ही इमेज है, वो सी की भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं तुम लोग मैं कहना क्या चाह रहा? ठीक है, ये था। अब देखो, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो डोमेन है, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। वन एंड ओनली वन इमेज। यहां देखो, इसकी एक भी इमेज नहीं, वन एंड ओनली, इसलिए मैं एग्जैक्ट वन इमेज वर्ड यूज करता हूं, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। यहां मोर देन वन थी, यहां लेस देन वन है, यहां एग्जैक्ट वन इमेज बनी सबकी। एग्जाम्पल से समझो, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। समझो बच्चों, एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन सच दैट, यानी कि जो रिलेशन है वो एन टू एन पे डिफाइन है, क्योंकि एक्स और वाई, एक्स इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर, एक्स आगे जो लिखा है वो आगे वाले सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पीछे वाला। तो इसमें भी नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसमें भी नेचुरल नंबर का सेट है, ऐसे करके, है ना। आप इनको कुछ नाम दे सकते हो, मतलब चाहो तो, वैसे एन टू एन है, सिंपल है। एक रिलेशन आर इनके बीच में डिफाइंड है, आर सच दैट एन टू एन इस तरीके से डिफाइन है, इस तरीके से। हमने बोला कैसे डिफाइन है, बोल रहा मास्टर अभी बताते कैसे डिफाइन है। हमने कहा बताओ जा तनिक, जाने जाने हम भी। बोल रहा है एक्स वाई कोई भी नेचुरल नंबर्स हैं, जो यानी कि जो भी आप यहां पे एलिमेंट्स लोगे वो एक्स के एलिमेंट्स है, कहीं ना कहीं एक्स के एलिमेंट्स हैं, और जो यहां पे लोगे वो वाई के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है एक्स आगे वाले सेट से है, और एक्स और वाई है नेचुरल नंबर्स, यहां भी सारे नेचुरल। और अगली बात, इसके एलिमेंट के दो गुण है, मैं नहीं कह रहा, रिलेशन इस तरह से डिफाइन है। यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, बहुत सारे ऐसे नेचुरल नंबर काउंटलेस। तो भाई इतना तो समझ में आ रहा कि 1 कनेक्ट होगा 2 1 जार 2 के साथ, 2 कनेक्ट होगा 2 2 जार 4 के साथ, 3 कनेक्ट होगा 2 3 जार 6 के साथ, 4 कनेक्ट होगा 2 4 जार 8 के साथ, 5 कनेक्ट होगा 2 5 जार 10 के साथ, एंड अप टू सो ऑन, इसका भी ऐसे ही चलेगा। तो अकॉर्डिंग, वो जो मेरा पिक्चर डायग्राम है उसका वो ये है, एरो डायग्राम, इसमें भी नेचुरल नंबर जरूरत रहता है। अब बोल रहा है व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन, ये वो सब पता नहीं क्या क्या, बोल रहा है डोमेन बताओ। तो देखो, पहले हम अपने रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं। हम बोलेंगे हमारा रिलेशन कैसा बना, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, कौन, 1 2 से कनेक्ट है, 2 4 से कनेक्ट है, 3 किससे कनेक्ट है, 6 से कनेक्ट हो रहा, 4 किससे कनेक्ट हो रहा, 8 से कनेक्ट हो रहा। ऐसे ही करके मैंने कहा ये चलता रहेगा, आगे इसका खत्म नहीं हो रहा ये, क्योंकि नेचुरल नंबर का ये बहुत इनफाइनाइट टाइप का सेट है। मैंने कहा ऐसे चलता रहेगा। अब बच्चों इसमें क्या होगा ना, अगर आपको डोमेन चेक करना है तो डोमेन क्या है, आगे वाले एलिमेंट, और आगे वाले एलिमेंट कोई और नहीं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है। आगे 1 2 3 4 ये सब, ये पूरा, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पूरा डोमेन बन गया। अगर आपको कोई पूछे कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन भी निश्चित ही कौन है, वही है। कोडोमेन भी आपका सामने भी कौन है, सामने भी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे मैप हो रहा है, वो भी कोडोमेन भी नेचुरल, सारे नेचुरल नंबर। लेकिन आप बोलोगे मास्टर यहां तो यही दिख रहे, वो सिर्फ वो लिखे जो कनेक्ट हो रहे। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये नेचुरल नंबर है तो 1 भी यहां होगा, 3 भी यहां होगा, 5 भी यहां होगा, 7 भी यहां होगा, 9 भी यहां होगा। ये जो नहीं दिख रहे थे वो मैंने लिख दिए बीच में। बट ये जो पिंक कलर वाले ये अनकनेक्टेड रह गए, क्योंकि यहां वही कनेक्टेड है जिनके आधे वहां बैठे हुए, आधे मतलब 2 का आधा, 4 का आधा, 6 का आधा, क्योंकि रिलेशन इस तरह से डिफाइन है। अब 3 का आधा होता है 1.5, वो यहां बैठ नहीं सकता क्योंकि यहां नेचुरल नंबर बैठे हुए। 5 का आधा होता है 2.5, वो यहां बैठ नहीं सकता क्योंकि 2.5 के लिए यहां जगह नहीं है कोई नेचुरल नंबर को बैठाने यहां पे सिर्फ। तो ये बेचारे अनकनेक्टेड रह गए। तो अगर पिक्चर को एक ही पिक्चर को दिखाना है, मतलब अरे यार तुम लोग भी ना ऐसे, बच्चों देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर मैं एक ही पिक्चर में दिखाता ना तो ऐसे दिखती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दिखती हो। तो उसमें बताऊं कैसे होता, उसमें ये होता कि 2 तो 1 से कनेक्ट हो जाता, 4 भी कनेक्ट हो जाता, 6 भी कनेक्ट हो जाता, 8 भी कनेक्ट, ये अनकनेक्टेड दिखाई देते ऐसे, जैसे अभी भी दिख रहे हैं, बट वो ऐसे क्लियरली दिखाई देते हैं उसमें, एक के नीचे। समझ में आ रही बात, मैं उसे मिटा नहीं रहा था कि आपको अंडरस्टैंडिंग बनी रहे उसकी, वो ऐसे रहते। ठीक है यार, हाँ। तो जो कनेक्ट हुए, अब रेंज कौन सा होता है, जिनकी अपनी प्री इमेजेस हैं, कोडोमेन के वो एलिमेंट जिनकी अपनी प्री इमेजेस हैं, यानी जो डोमेन में किसी से कनेक्टेड हैं, जैसे 2 4 6 8, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है, 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। और कोई बच्चा अगर समझदारी से काम ले वो समझ जाएगा ये सेट ऑफ इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये सेट ऑफ इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सारे इवन नंबर रेंज में है, सारे इवन नंबर रेंज में है, बोल दो नहीं है, सारे इवन नंबर रेंज में। इसके रेंज क्या होगी? ऑल द इवन नंबर्स। कोडोमेन क्या? ऑल द नेचुरल नंबर्स। डोमेन क्या? ऑल द नेचुरल नंबर्स। ठीक हो गया भाई। फिर बोल रहे हैं बता दो कि इज द रिलेशन अ फंक्शन। अब देखो रिलेशन का फंक्शन होना डिपेंड करता है कि जो डोमेन है आपका, क्योंकि रिलेशन की मैपिंग है ए टू बी, मतलब यहां से लेके वहां तक जो डोमेन है, तो ऑब्वियसली डोमेन कौन है? ये वाला है। क्या डोमेन के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज, कोई ना कोई नहीं, एग्जैक्ट वन इमेज है क्या? क्या जो भी नंबर यहां पर आप सोचते हो जो दिख भी नहीं रहा, क्या उसका कोई वहां सामने पाया जाएगा क्या? हाँ, आप कोई भी नंबर, आप बोलो 100 नेचुरल नंबर होता है, 100 का दोगुना वहां कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन है y वही होगा जो x का दोगुना होगा। 100 कनेक्ट होगा 200 से, 200 वहां रहता है, हाँ रहता है, दिख नहीं रहा लेकिन है भाई, नेचुरल नंबर है, मैंने लिखा नहीं है, मुझे पता है नेचुरल नंबर में 200 आता है, नहीं आता? बोल दो नहीं आता। तो हमें क्लियरली पता है कि कोई भी नेचुरल नंबर जो यहां बैठेगा उसका ट्वाइस एग्जिस्ट करता ही करता है, भले ही मैं यहां लिख ना पाऊं उसे। 1 लाख एक नेचुरल नंबर, उसका दोगुना 2 लाख होता है, जो वहां रहेगा ही रहेगा। और एक की 2 इमेजेस नहीं हो सकती। 1 लाख का दोगुना सिर्फ 2 ही लाख होता है, 3 लाख नहीं होता। तो एक बंदे की एक ही इमेज है, एक से ज्यादा नहीं है और एक से कम भी नहीं है। इट विल बी अ फंक्शन, दिस रिलेशन विल बी अ फंक्शन। समझ में आ रहा? ये फंक्शन भी है। आपके मन में शायद सवाल आ रहा होगा कि फंक्शन कब नहीं होता, तो बहुत सारे एग्जांपल है भाई, नहीं होता जब, तो कुछ तो मैंने करके दिखाए थे, हो सकता है आगे क्वेश्चन हो गई, अभी वैसे है नहीं टाइप ऑफ कुछ दिखा रहा हो फंक्शन पे, अभी आते हैं उस पे। जैसे अगर आपको लग रहा हो कि एक एग्जांपल दे दो मास्टर जिसमें फंक्शन नहीं हो रहा होगा, ले मेरे भाई, आप इसको घर से ट्राई करो, मुझे बताओ जरा एक बार। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पे ये भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं कहते इसे मैं इंटीजर कह लेता हूं, z से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, और यहां पे भी इंटीजर रख लेता हूं। अब मुझे चेक करके बताना कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। ये इंटीजर यानी कि यहां पे मैं तुम्हारी हेल्प के लिए लिख देता हूं, -3 भी बैठेगा, -2 भी, -1 भी, 0 भी, +1 भी, +2 भी, +3 भी, और इसके आगे के भी सारे, इसके पीछे के भी सारे, तुम्हारी हेल्प के लिए। और सेम चीज वहां भी है तुम्हारी हेल्प के लिए। मुझे तुम सिर्फ इतना बताओ, विल इट बी अ फंक्शन और नॉट? विल इट बी अ फंक्शन और नॉट? ये रिलेशन और फंक्शन में से क्या है क्या नहीं है, इसका जवाब ने मुझे देना है टाइम स्टैम्प के साथ। मैं तोते उड़ा दूंगा अगर सही जवाब नहीं दिया तो। मजाक मस्ती सोच रहे मास्टर, पूकी मास्टर समझ रहे मास्टर को, तोते उड़ा दूंगा बैठ के। हाँ ना, चल, तो इसका जवाब दोगे तुम, ठीक है। अब ये जो है सम फंक्शंस एंड डायग्राम, ये एग्जैक्टली टाइप ऑफ फंक्शन वैसे नहीं है जैसे मैं कहना चाह रहा था। ये कुछ फंक्शंस के दूसरे प्रकार के टाइप है, मतलब एक जो अलग प्रकार का टाइप होता है वो अलग टाइप है। ये फंक्शंस के कुछ एग्जांपल समझो आप इसे। ये कुछ है, थोड़ा देख लेते हैं हल्का हल्का सा, 11वीं क्लास में बेसिक। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब वो होता है मेरे भाई, आइडेंटिटी का मतलब कि तुम शीशे में गए, अपने को देख रहे थे, कौन दिख रहा? मैं तो नहीं दिख रहा शीशे में तुम लोगों को। ज्यादा प्यार मोहब्बत में मत पड़ जाइए मास्टर की, पता चल रहा। आइडेंटिटी रिलेशन, शीशे में देखोगे तो तुम ही दिखोगे, वैसे ही यहां पर भी कोई जाता है सामने तो उसको वही दिखता है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ये है कि जो y है वो कुछ और नहीं x के बराबर है। y असल में आउटपुट होता है, तो ये x जो है ना, ये मैंने कुछ सेकंड चैप्टर पढ़ते समय बताया था, 9th का जो लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन में मैंने बताया था कि भाई ये x का कुछ ना कुछ फंक्शन है, इसलिए इसको fx कह देते हैं और इसी को y कहते हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेने का। तो मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूं, इसका मतलब यह है कि जैसे यहां पर एक सेट x है और एक सेट y है, तो ये कहता है कि अगर यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहां पे भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि रिलेशन की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस तरीके से है कि y इज इक्वल टू x, जो y वही होगा जो x है, यानी x खुद x y से ही कनेक्ट हो रहा है, खुद से इनपुट इज इक्वल टू आउट। अगर तुम बच्चों ने मेरे साथ सेकंड चैप्टर देखा है 9th क्लास का लीनियर इक्वेशन, उसमें लास्ट में मेरी जो एक्सरसाइज आई थी जहां स्ट्रेट लाइन बताया था, कितने बच्चे मुझे y इज इक्वल टू mx प्लस c, नहीं तुम्हारे उसमें y इज इक्वल टू ax प्लस b टाइप के फॉर्म जो था, मुझे बताओ कितने बच्चे से कंपैरिजन करके कह पा रहे हैं कि y इज इक्वल टू ax प्लस b से ऐसा दिखता है? कितने बच्चों को याद आ रहा है मास्टर आपने बताया था कि जो x का कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और पॉजिटिव स्लोप का मतलब मास्टर आप बताना चाह रहे हो, उस दिन बोल रहे थे कि एक्यूट एंगल होगा, और c 0 है मतलब कि इंटरसेप्ट 0 यानी कि 0 से पास करेगी लाइन, और कैसे पास करेगी? एक्यूट एंगल पर। ये इसलिए सेकंड चैप्टर पढ़ा था हमने, यानी ये ऐसा दिखता है। भाई बोल मत दियो मुझे नहीं आती ये चीज। सेकंड चैप्टर में पूरा कितना टाइम दिया मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ाने में, ऑल्दो ये भी 11th क्लास का चैप्टर था,
बट आ गया तुम्हारे सेकंड चैप्टर में, अच्छी बात है भाई, आ गया, वरना मैं कैसे बताता तुम लोगों को ये कुछ होता है, मैं खाली ये रटवा लेता तुम्हें ऐसी लाइन होती है। लेकिन अब तुम्हें बता सकता हूं ऐसी क्यों होती है, क्योंकि y इंटरसेप्ट इसका c 0 है और m इसका एक्यूट एंगल है ऐसा। और इवन मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बात बताता हूं जो तुम्हारे पास अभी नहीं है, बट मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूं, ये एंगल 45 डिग्री है। ये एक्स्ट्रा बात है जो तुम्हें नहीं बताई गई थी, इसके अलावा सारी बात बताई गई। तो प्लीज दादा अच्छे से पढ़ो, मजेदार चीजें, क्योंकि ये चीज फिजिक्स में भी काम आती है। यूनिफॉर्म मोशन जब पढ़ते हो उसका ग्राफ यही तो होता है, एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। नहीं समझ में आ रहा तो ये बात, इसका अर्थ ये है कि जब तुम कोई भी पॉइंट चेक करोगे ना इसका, तो वो ऐसा मिलेगा, अगर x 5 है तो y भी 5 होगा, अगर x 3 है तो y भी 3 होगा, अगर x यहां -2 है तो y भी -2 होगा। ये इस लेवल की ये आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा दिखता है। अगर मैं तुम्हें दिखाना ही चाहूं ग्राफ में कैसा दिखता है, ये दिखता है दादा, आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा दिखता है ग्राफ में, ये आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा दिखता है ग्राफ में। बच्चों देखो क्या होता है ना यार, एक लेवल तक, क्योंकि एक लेवल तक टीचर से कोई भी तुम्हारे साथ चल सकता है, जब उन्हें लगता है ना कि चलने को राजी नहीं है, फिर उन्हें मजबूरी में चलना पड़ता है। जैसे चैप्टर है, अभी चैप्टर ना बेसिक है, मतलब आज ये चैप्टर जो मैंने पढ़ाया, अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था रिलेशन, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें पीछे के कुछ बैकलॉग्स हों, या हम कहें कि तुमने पहले पढ़ा होना चाहिए। जो पढ़ना आज ही पढ़ना। अब जैसे यहाँ पे हल्का सा इंट्रोडक्शन आया इस चीज का, अब यहां पर मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें चाहकर भी वो चीजें दोबारा नहीं पढ़ा सकता ना, क्योंकि वो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा, उसके लिए सेपरेटली पढ़ाया हुआ है। और अगर वो सिलेबस पे नहीं होता फिर तुम्हारी गलती नहीं होती, वो अभी तुम्हारे नॉर्मल जो तुम्हारी स्टैंडर्ड मैथ्स है उसमें था चैप्टर सेकंड। तो क्लैरिटी रखो प्लीज। और चीजें देखो, अगर तुम अच्छे से नहीं करोगे चीजों को ना, तो तुम्हें भारी लगने लगेगी, है नहीं इतनी बड़ी, छोटी छोटी सी चीजें। लेकिन अगर तुमने छोड़ते रहोगे, स्किप करते रहोगे, छोड़ना, वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यही तो बड़ी बात है, यही अच्छी और बुरी दोनों बातें। अगर तुमने पीछे पढ़ा हुआ है तो तुम्हें आगे की चीजें समझ में आती रहेंगी, अच्छी बात है। और अगर तुमने पीछे का नहीं पढ़ा हुआ, आगे की चीजें समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो इंटर रिलेटेड है, ये गंदी बात है, बुरी बात है। इसीलिए बेटे थोड़ा थोड़ा पीछे का थोड़ा कवर करते हुए चलो, अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। सोचो ऐसा नहीं है कि तुम 12वीं क्लास में पहुंच गए, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिर क्या क्या पढ़ोगे, 11वीं पढ़ोगे, 12वीं पढ़ोगे, 10वीं पढ़ोगे, 9वीं पढ़ोगे। अभी शांति से जो पढ़ना है, इनपुट इक्वल टू आउटपुट है। अभी अपनी क्लास के लिए पढ़ो, अभी का तो समझ में आएगा, अभी तो तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, आगे के लिए तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आ रही बात यार? मैं चाहूं तो नहीं भी बोल सकते सब बातें, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में है और वो चाहते हैं तुम पढ़ो इस तरीके से, क्योंकि अब मुझे जो समझ में आ रहा है, तुम्हारा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन हो रहा है आगे का, अच्छे तरीके से ना, तगड़े तरीके से बोलना चाह रहा हूं, बोल नहीं रहा क्योंकि डर जाओगे खाली, क्योंकि उन्होंने 9वीं में ही इतनी सारी चीजें कर दी हैं, तो 10वीं 11वीं 12वीं में वो क्या क्या करामाते करने वाले हैं भाई, वो तो अब ऊपर वाला ही जानता है। इधर देखो चलो, कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा कांस्टेंट फंक्शन, इसका नाम ही बता रहे हैं कि इस बार का जो आउटपुट होगा वो कांस्टेंट होगा, y इज इक्वल टू, y बेसिकली हम आउटपुट के लिए रिप्रेजेंट करें। मतलब क्या होगा कांस्टेंट, मतलब कोई नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए y इज इक्वल टू सिर्फ 2 हो गया। अब ये दिखता कैसा होगा, इसका ग्राफ भी देख लेता है, हल्का लगे हाथ थोड़ा सा, क्योंकि हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम इतना पढ़े। ये x होगा मेरे भाई, ये y होगा। अब y इज इक्वल टू 2, बच्चों क्या होगा यार, y इज इक्वल टू 2 सब बच्चे जानते होंगे, जानना चाहिए, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। इसका अर्थ है कि ये, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट को चेक करेंगे ना, अगर किसी भी पॉइंट को आप चेक करेंगे, वो उसका x भले ही कुछ भी हो, लेकिन y सदैव 2 है। इसका ये पॉइंट 0,2 का है, निश्चित ही ये वाला पॉइंट। आप कोई भी पॉइंट चेक करो, ये वाला होगा 6,2 टाइप का, ये वाला कहीं होगा 3,2 टाइप का, ये वाला कहीं होगा माइनस का 3,2 टाइप का, जो भी होगा, लेकिन y उसका हमेशा 2 है। वर्टिकली वो हमेशा सेम डिस्टेंस पर है। जैसे कि हमारा अगर वीटी ग्राफ होता और अगर हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे होते, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होता, v कांस्टेंट पे ऐसा ही ग्राफ बनेगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। कुछ समझे? तो वो एक तरह का कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो जाता है वीटी ग्राफ में। वीटी ग्राफ एक तरह, यूनिफॉर्म मोशन में वीटी ग्राफ एक तरह का कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। इसी तरीके से यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ एक तरीके से आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है, अगर उस टर्म में बात करूं। अब जिस बच्चे ने उस समय मेरी बातों को सुना, मैं चिल्ला रहा होता हूं बहुत तगड़े तरीके से, 3-3 4-4 घंटे खड़े होकर यहां पर अगर बोल रहा हूं तुम लोगों के लिए, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि चीजें लिंक कर रही हैं, इसलिए सुना करो। अभी मैं बुरा बन गया हूंगा अगर मैंने फिजिक्स का जिक्र कर दिया, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का, बुरा बन गया हूंगा मैं भी कि इधर की उधर बात घुमा दे रहे। मेरे भाई लिंक कर रहा हूं, बात घुमा गा रहा है यार। पॉलिनोमियल फंक्शन देखो, पॉलिनोमियल का मतलब कुल मिलाकर के इतना है बेसिकली
कि x की पावर n फिर b की पावर x n में से एक कम कर दो, c x में से एक कम कर दो। अजीब सा लग रहा होगा देखने में कि ये क्या क्या कर रहे हैं मास्टर, लेकिन ये अजीब सा नहीं है मेरे भाई, तुम्हें अजीब ही लगता हूं ना बस हमेशा। सोचो कि अगर तुमने एक बार n के प्लेस पे 3 रख दिया तो अब n ये कितना हो जाएगा 2, अब ये कितना हो जाएगा 1, अब वो फाइनली ऐसा कुछ हो जाएगा। जहां पर ये n जो है ना, ये n कोई भी होल नंबर होता है, कोई भी होल नंबर है, इट कैन नॉट बी एन इंटीजर, मतलब इंटीजर मतलब निगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव इंटीजर, और ये कोई फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। अगर ये ऐसा कुछ है, पावर कोई भी है होल नंबर में, तो आप कहोगे होल नंबर में 0 भी आ सकता है। मतलब किसी सिनेरियो में y इज इक्वल टू, अगर ये a x की पावर 0 हो गया तो x की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a, और ये कांस्टेंट फंक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। फिर से ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा फॉर n इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं आप? ये ऐसे ही बता दिया मैंने। तो जैसे ना फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है, एक तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन। y इज इक्वल टू आपने पढ़ा एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। सब पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं। इसका ग्राफ फिर अलग अलग होगा, डिग्री 2 के लिए अलग पैराबोलिक टाइप का, डिग्री 3 के लिए क्यूबिक अलग टाइप का, उस पर नहीं जा रहे, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेते हुए चल रहे हैं। मॉड्यूलस फंक्शन इंटरेस्टिंग है, मॉड्यूलस फंक्शन वास्तव में इंटरेस्टिंग है अगर तुम लोग समझ पाए तो। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब ये मॉड ऑफ x क्या होता है मेरे भाई, जरा समझना, बहुत प्यारा फंक्शन है, सच बता रहा हूं। अभी से तुम इस क्लास में सीख गए, नेक्स्ट लेवल बात हो जाएगी, लेकिन पूरा समझना जितना मैं पूरा बताऊंगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से मत समझना। ऊपर ऊपर से क्या होता है समझना, पहले वो समझा देता हूं। ऊपर ऊपर से समझना ये होता है माइनस का मॉड 5 का आंसर प्लस का 5 होता है, और मॉड 5 का आंसर भी प्लस का 5 होता है। यह है ऊपर ऊपर से समझना। ऊपर ऊपर से समझने का मतलब यह है कि मॉड्यूलस फंक्शन कहता है भाई मेरे अंदर तुम किसी भी नंबर को डाल के तो देख एक बार, इतना मोटिवेशन दूंगा, इतना मोटिवेशन दूंगा, पॉजिटिव होके बाहर निकलेगा वो। मतलब मॉड्यूलस एक ऐसी मशीन है जो कहती है कि मेरे अंदर नेगेटिव नंबर फेंक के मारो। मैंने कहा ले मार दिया फेंक के, बोल रही देख पॉजिटिव करके निकाल दूंगी। मैंने कहा पॉजिटिव फेंक के मारूंगा, बोल रही पॉजिटिव फेंक के मारूंगा तो पॉजिटिव ही निकालूंगी। तनिक पॉजिटिव फेंक के मारा तो भी पॉजिटिव ही निकाल। इनपुट चाहे कुछ भी हो, आउटपुट सदैव पॉजिटिव होगा। मैंने कहा भाई कर क्या रहा है ये मशीन के अंदर, ये आलू डालो सोना निकल रहा, आलू डालो सोना निकल रहा, हो क्या रहा है ये? बोल रहा अभी बताता हूं क्या हो रहा। मैंने कहा हाँ बताइए जरा। बोल रहा देख मैं एक फंक्शन करता हूं अंदर। मैंने कहा क्या? बोल रहा मैं जैसे के साथ तैसा करता हूं, टेट फॉर टैट। मैंने कहा ला ऐसे कैसे? बोल रहा ये जैसे अंदर घुसता, बोल रहा ये मशीन के अंदर की चीज है, बाहर मत दिखाइए बच्चों को, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। इधर देखो, जैसे ये नेगेटिव अंदर घुसता है, ये मशीन इसको, जैसे ये नेगेटिव अंदर घुसता था ना, अरे यार कैसे दिखाऊं, जैसे ये नेगेटिव अंदर घुसता है मशीन इसको एक और नेगेटिव देती है तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव नेगेटिव, वो नेगेटिव आता है मशीन भी नेगेटिव बन जाती है उसके सामने। वो शेर है तो वो सवा शेर है। और यहां से अगर कभी पॉजिटिव अंदर घुसता है ना, मशीन उसको पॉजिटिव ही रिफ्लेक्ट करती है और वो पॉजिटिवली बाहर निकल जाता है। मतलब -3 आया तो मशीन उसे माइनस गिफ्ट कर देती है, बोलती है जा बाहर, प्लस हो गया। +3 आया, मशीन बोलती है एक और प्लस ले ले, तो प्लस 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 ही हो जाता है। समझ रहा है? नहीं समझ रहा हो, नहीं समझ रहा? इधर देखो होता ही है, जैसे देखो होता क्या हुआ, -5 था, मॉड की मशीन के अंदर घुसा। मॉड की मशीन ने बताऊं क्या बोला उसे? मॉड की मशीन ने बोला तुम जैसे आए थे वैसे ही जाओ, बस हाँ मेरे पास आए थे तो मैं वही दे देती हूँ जो तुम्हारे पास था। नेगेटिव लेके आए थे, नेगेटिव लेके जाओ। तो अल्टीमेटली हमें ये दिखाई देता है, तो हमें बीच के इंटरमीडिएट स्टेप नहीं दिखाई देते। हमें दिखता है कि हमने ये डाला, हमें पॉजिटिव मिल गया, लेकिन पॉजिटिव कैसे मिला? उसने नेगेटिव गिफ्ट किया तब मिला। एक पॉजिटिव नंबर मॉड के अंदर घुस रहा, ये कहती है मशीन भाई खुद के पॉजिटिव थे तुम। इसने कहा, बोलती है लो मेरा भी पॉजिटिव ले जाओ, तो ये पॉजिटिव ही दिखने लग जाता है। ये इसका रियल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको अब समझ में आ गया हो तो अब मैं लिख देना चाहूंगा कुछ। अब देखो कुछ बच्चे बेचारे यहाँ पे आक्रोशित हो जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, बोलते हैं मास्टर अभी तक कह रहे थे सब पॉजिटिव होंगे, यहाँ नेगेटिव कर दिया आपने, क्या बात है? अब बताओ क्या बात है? दादा नेगेटिव दिख रहा है, दुनिया को नेगेटिव दिखेगा, तुम्हें नहीं दिखना चाहिए। प्यार की आंखों से देखो, ये पॉजिटिव, क्योंकि ये x इटसेल्फ इस बार एक नेगेटिव नंबर है, यहां x एक पॉजिटिव नंबर है, उस नेगेटिव के आगे नेगेटिव मारा। जैसे कि ये नेगेटिव, वो x इस बार ये है x इस बार, तो उस x के आगे नेगेटिव तुम्हें लग रहा है, बट वो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि x खुद नेगेटिव था।
इस बार का x ये है तो उसके आगे पॉजिटिव मारा तो x ही आंसर आ गया। इस बार आंसर तुम्हें माइनस का x दिखाई दे रहा होगा, x के आगे नेगेटिव, लेकिन फर्क समझो। तो इसलिए आपको ये नेगेटिव लग रहा होगा बट ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि x का आंसर ही कुछ -2 टाइप का है, वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देता है। तो मॉड दुनिया की नजरों में बदनाम हो गया कि देखो नेगेटिव कर दिया, लेकिन तुम्हें क्या पता उसका सेक्रीफाइस, उसने नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि वो खुद नेगेटिव था ताकि पॉजिटिव हो जाए रिजल्ट। इसके आगे क्यों नहीं लगाया नेगेटिव, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव था। और चूंकि मैं मान के अगर चल लूं भाई, मैं अगर मान के चल लूं ना कि तुम लोगों ने वो सेकंड चैप्टर इसके मैं बात कर रहा हूं पढ़ा है मेरे से, लीनियर इक्वेशन वो सो जो है इंट्रोडक्शन, उसकी वो वाली एक्सरसाइज, तो तुम लोग ना बहुत नेक्स्ट लेवल की काम समझ सकते हो यहाँ पे जो मैं करने वाला हूँ। जरा समझना, ये हर कोई बच्चा नहीं समझ पाता यार, ये 12वीं क्लास के बच्चे नहीं समझ पाते थे, अब देखो जमाना 9वीं के बच्चों को समझाना पड़ रहा है, मतलब समझ रहे हैं। देखो अगर ध्यान से देखो y इज इक्वल टू एक्स कैसा दिखता होगा, ऐसा दिखता है, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैंने पीछे ही बताया था आइडेंटिटी फंक्शन। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से कंपैरिजन करोगे, a 1 आ रहा है, b 0 आ रहा है, इसका y इंटरसेप्ट 0 है और a एक्यूट एंगल है। मेरे भाई अगर आप y इज इक्वल टू माइनस एक्स को समझोगे ना तो वो ऐसा है, ये है वो, यानी कि इस बार का स्लोप कितना है, नेगेटिव का 1, यानी 45 डिग्री तो है बट ऑब्ट्यूज एंगल। क्योंकि आप लोगों ने जिसने पढ़ा है यार, मैं उसी, मेरे भाई आपको पढ़ना ही चाहिए प्लीज, ये कोई आउट ऑफ सिलेबस चीज नहीं है यार। क्यों नहीं, तुम चाहते हो कि तुम ये चीजें हो, और ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि तुमने नहीं पढ़ा होगा तुम्हें आ नहीं रहा, ऐसा नहीं है, तुमने छुआ ही नहीं होगा तो दिक्कत हो रही होगी, छुआ होगा तो तुम्हें कुछ तो समझ में आ रहा होगा यार, कुछ तो बोला था मैंने, इतना हल्ला बचा बचा के क्वेश्चन करा रखे। ऑब्ट्यूज एंगल है 45 डिग्री, C0, इसका y इंटरसेप्ट इसका 0 है, यानी कि ये इस बार एक ऐसी लाइन की, इस वाली की क्या खास बात है, ये 45 डिग्री पर है और एक्यूट एंगल है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाली फॉर्म में, y इज इक्वल टू 1x प्लस 0 को। मेरे भाई अगर आप इसको कवर करते हो ना, ये भी एग्जैक्टली सिमेट्री होल्ड करेगा उसी की तरह जैसे वो वाला था, उसी की तरह सिमेट्री होल्ड कर रहा है। मैं डिफरेंट कलर देना चाह रहा था वैसे, अगर आप बोलोगे तो मैं दे भी दूंगा, दे ही देता हूं। इस बार ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स को, y इज इक्वल टू एक्स ऐसा होता है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स ऐसा। ये भी 45 डिग्री बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल है बट ये यहां से 45 डिग्री बना रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसा समझो, ये बना रहा है एंटी क्लॉक डायरेक्शन। इसका अर्थ क्या हुआ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का, आप जो भी x रखोगे y उसका ऑपोजिट मिलेगा। मतलब जैसे x आपने फॉर एग्जांपल सोचो कि x आपने यहां पर इस पॉइंट के पे आओगे तो माइनस का 1 रखोगे, तो जैसे ही आप x -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो y 1 आ जाएगा प्लस का, आपको दिख रहा होगा। नेगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए पॉजिटिव आंसर दे रहा है, और अगर आप पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x देखोगे तो ये नेगेटिव आंसर दे रहा है। ये रिलेशन यही कह रहा है कि जैसा x रखोगे y का नेचर उसका ऑपोजिट होगा। x पॉजिटिव वैल्यूज रखते हुए चलोगे तो ग्रीन वाले में देखो नेगेटिव वैल्यूज आ रही है y की, x अगर आप नेगेटिव रखते हुए चलोगे तो देखो ग्रीन वाला y की पॉजिटिव वैल्यू कर रहा है। लेकिन ये टोटल इस केस में कैसे काम करेंगे, इस केस में कैसे काम कर रहा है, ध्यान से समझना मेरी बात को। इस केस में ये ऐसे काम कर रहा है कि ये y इज इक्वल टू एक्स केवल पॉजिटिव नंबर के लिए काम कर रहा है, यानी ये y इज इक्वल टू एक्स वाली जो चीज दिख रही है ये केवल और केवल पॉजिटिव नंबर के लिए काम कर रही है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए काम कर रही है, पीछे के लिए काम नहीं कर रही। y इज इक्वल टू माइनस एक्स सिर्फ नेगेटिव के लिए काम कर रहा है, यानी ये कहता है कि दादा मुझे ना पीछे वाले जो लोग हैं इनसे, आगे वाले जो लोग हैं x के, उनसे मुझे मतलब नहीं है, मुझे 0 से पीछे वाले लोगों से मतलब है, इसलिए ऐसा बन रहा है। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, जरूरी नहीं है, आपसे पूरा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, ऑल्दो यार एडवांस मैथ्स है, जब नाम ही इसका है, और एज सच ये एडवांस नहीं है कुछ, अगर आप तरीके से समझ लो। अब मैं कह तो रहा हूं, डाउट है तो मुझे बोल दो कि सर, और जेन्युइनली तुम सुन रहे हो एक एक बात को, तब तुम्हारा डाउट माना जाएगा, मुझे पता चल जाता है कमेंट से तुम्हारा डाउट कितना सेंसिबल है। ऐसा नहीं कि कुछ समझ नहीं आया, भाई क्या है ये कुछ समझ नहीं आया, कुछ बातें होंगी जो, तो कुछ जगह मैं जानबूझ के स्कोप भी छोड़ रहा हूं कि चल ये अभी नहीं बताता, जब ये पूछेगा तब बताऊंगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगा, क्या पता इसके मन में डाउट ही नहीं आ रहा होगा, मैं जबरदस्ती कर रहा, तो कुछ जानबूझ के भी छोड़ते हैं टीचर्स। ठीक है, ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया, वी टाइप का शेप। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ होते हैं, अभी प्ले विद द ग्राफ्स, वो एक अलग चीज होती है, कभी मिलिए जरा, वो भी पढ़ेंगे, इस पे बहुत बेहतरीन चर्चाएं होती है।
बच्चों ट्रस्ट मी यार, मैं कसम खा के कह रहा हूं मेरे भाई, ये कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो कि अजीब सी है, कुछ अजीब नहीं है। पहली बार कुछ चीज़ों में लग रहा होगा और हो सकता है तुमने वो चीज़ नहीं पढ़ी वाइज पुरानी वाली, वो तुम्हें प्रॉब्लम दे रही है, अदरवाइज तो ये बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें ना भी नेक्स्ट लेवल डिस्कशन होते हैं, इसके बाद असली डिस्कशन शुरू होते हैं, लेकिन वो मैं भी करा नहीं पाऊंगा तुम लोगों को, क्योंकि तुम्हें पता नहीं ये भी आया कि नहीं आया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मास्टर ये आगे आगे का बताओ, इतना तो निपटा लिया हमने। तो फिलहाल के लिए मॉड्यूलस फंक्शन के मैंने तुम्हें ग्राफ भी समझाने की कोशिश करी कि ये वी टाइप का शेप बनता है ओरिजिन पर। पॉजिटिव एक्स के लिए भी एक्स पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है, और ध्यान से देखो नेगेटिव एक्स के लिए भी पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स है ये बिलोंग करता है इस रेंज में 0 से लेके इंफिनिटी तक। मतलब इसका मिनिमम आंसर 0 है और मैक्सिमम आंसर की कोई सीमा नहीं है। ओ भाई साहब ऊपर तक जा रहा, कोई सीमा नहीं है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं जा रहा। पॉजिटिव एक्स के लिए भी पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स के लिए भी पॉजिटिव। मिनिमम आंसर इसका डिफाइंड है 0, मैक्सिमम डिफाइंड है। सिग्नम फंक्शन बच्चों क्या होता है? सिग्नम फंक्शन का मतलब ये होता है, इन दिनों नई नई हमें सिंगम पिक्चर भी आई थी जब हमने पढ़ा था इसे तो इसके पॉसिबल आंसर्स बच्चों ये होते हैं, अगर x 0 से बड़ा है, अगर x 0 है और अगर x 0 से छोटा है। इसका बहुत सिंपल सा मतलब होता है, कोई खास ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा घबराना नहीं, इसको बहुत सिंपल सी चीज है वैसे, है ना, सबसे ज्यादा इजी है ये वाला। देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, बहुत सिंपल था ये, सबसे ज्यादा सिंपल है। ये बोलता है अगर x 0 से बड़ा है, खत्म हो गया। देखो भाई ए, यहां पे देखो ये बना दिया हमने, क्या बना दिया यहां पर, अरे क्या हो गया, यहां पर बच्चों हमने बना दिया एम्प्टी, मतलब इसको इनक्लोज्ड किया, ओपन रखा, इस वाले टर्मिनल को भी ओपन रखा, यहां पर ये क्लोज कर दिया। मतलब क्या हुआ, ये x इज इक्वल टू 0 पर y 0 आ रहा है, दिख रहा है। 0 से बड़े नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है x ग्रेटर देन 0 वाले रीजन को, यहां से आगे x सारे 0 से बड़े हैं, तो y आपका कितना है, 1 आया, क्योंकि ये पॉइंट 1 का है। ये क्लोज इसलिए कर, ओपन इसलिए रखा हुआ कि आप ऐसा ना सोचो कि x इज इक्वल टू 0 से बड़े किसी नंबर पे 1, मतलब यहां पर x इज इक्वल टू 0 पर ये ओपन रखा हुआ, यानी ये उसको फॉलो नहीं कर रहा, इसको फॉलो कर रहा है। x इज इक्वल टू 0 पे 0 होता है, लेकिन x से आगे जैसे जैसे बढ़ोगे सब उसको फॉलो करेगा, x से बड़े नंबर के लिए y पॉजिटिव 1 होता रहेगा। सिमिलरली x से छोटे नंबर के लिए, जब आप x से कोई भी छोटा नंबर, 0 से कोई भी छोटा नंबर लोगे, यानी निगेटिव नंबर लोगे, और यहां कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे, तो ये हमेशा अपनी वैल्यू को कितना देता रहेगा, -1 देता रहेगा। यानी कि अगर x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है तो यहां मत आना, यहां इसके लिए जगह नहीं है, वहां उसकी जगह वहीं, लेकिन x से नीचे कभी भी आओगे तो उन सबकी जगह यहीं पर है, -1। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ये, क्योंकि यहां से यहां तक चल रहे हो, फिर आपको उठाना पड़ेगा, पेन लिफ्ट करना पड़ेगा, फिर यहां डॉट मारना पड़ेगा, फिर पेन लिफ्ट करना पड़ेगा, फिर यहां से चलना पड़ेगा। आगे पढ़ोगे क्या होता है ये, बट डिसकंटिन्यूटी दिख रही है इसकी। एक ब्यूटीफुल सा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट होता है, y इज इक्वल टू ये बॉक्स वैल्यू ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब बहुत प्यारा सा है, ये मैं आपको मतलब सीधे समझाता हूं। ये कहता है अगर आपको 2.3 रिजल्ट मिलेगा आप आंसर 2 कहना, आपको 2.9 आंसर मिलेगा आप आंसर 2 कहना, 2.1 आंसर मिलेगा आप आंसर 2 कहना। अब आप समझ चुके होंगे हो क्या रहा है। ये कहता है जो भी आपको डेसिमल में कुछ भी नंबर दे रखा है, आप उससे जस्ट पीछे आकर के जो इंटीजर होगा उसको उठवा लेना, वही आपका आंसर होगा। अब इसमें गलती कहां पे होती है, सुनो, इसका आंसर बोलो कितना होगा टाइम स्टैम्प के साथ, अगर तुम समझ गए हो तो वेल डन, शाबाश। ये ना, हाँ, और ये गलत है, अगर आपने ये बोलता बदलना मत अपना आंसर, लिखते हो कि जो बच्चा नहीं, मैं उससे बात ही नहीं करूंगा, मैं तुम कभी कुछ कमेंट करोगे ना, पूछा, मैं पहले देखूंगा इसने सारे क्वेश्चन के जवाब दे रखे, दे रखे टाइम स्टैम्प के साथ, फिर ये जवाब दूंगा तुम लोगों को आपसे। ये गलत है। अब सुनो गलत क्यों है, क्योंकि जैसे 0 ये था, 1 ये था, 2 ये था, 3 ये था, ऐसे ही -1 ये है, -2 ये है, -3 ये है, -4 ये है। अब सुनो जरा क्या हो रहा कहानी में। अभी तक जो भी तुम नंबर देख रहे थे, जैसे तुमने बोला 2.3, तो 2.1 कहीं यहीं होगा, 2.3 यहीं कहीं होगा, 2.9 यहीं कहीं होगा, ऐसे नंबर्स थे। अब इनसे जस्ट पीछे आकर के आप ढूंढोगे कि कौन इनका इंटीजर, तो वो यही है, इन सब का इनसे पीछे आकर के जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इनसे पीछे तो बहुत सारे इंटीजर है, लेकिन उन सब में ग्रेटेस्ट कौन सा है, वो 2 है। पीछे में ग्रेटेस्ट कौन सा, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है।
जैसे बच्चों को कभी कंफ्यूजन आता है ग्रेटेस्ट क्यों है नाम में, तो आगे 3 होना चाहिए, ऐसा ऐसा मैंने बता दिया तुम्हें क्यों है। अब एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अब दादा वही कॉन्सेप्ट यहां यूज करो, -3.9 कहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए ना। अब तुम इसका अगर जब -3 करो तुम आगे क्यों जा रहे हो, तुम्हें -3.9 का आंसर क्या होना चाहिए, -4 उसके पीछे, जैसे ये लोग आए पीछे, ये लोग आए पीछे, सब पीछे आ रहे हैं, तो रिजल्ट कोई ये नहीं, बच्चे ऐसे याद रखते कि उल्टा हो जाता, उल्टा नहीं होता मेरे भाई, सेम ही होता है, वहां भी पीछे ही आ रहे हो, यहां भी पीछे ही आना है, तो -3 से पीछे का जस्ट इंटीजर -4 होता है, तो ये छोटा सा होता। समझ में आ रही बात? वैसे इसका छोटे बच्चों को तो नहीं पढ़ाया जाता इसका ग्राफ, वैसे तुमको पढ़ा लेता हूं, लेकिन तुम लोगों को देखकर लग रहा पता नहीं क्यों, उसकी दाढ़ी मुझे देख करके मुझे लग रहा छोटा बच्चा नहीं रहा ये। इधर देख चल, दीदी कह रही है मास्टर दाढ़ी मुझे कहां से क्या, यहां देख चल, इधर देखो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, मैं बोल रहा हूं, मैं हर बच्चों को नहीं बताया जाता ये ग्राफ, हाँ छोटे बच्चे से कृपया दूर रहे, और ध्यान से सुने जरा। x की वैल्यू अगर 1 से 0 के बीच में, ध्यान से सुनियो लाला, ध्यान से सुनियो मेरे भाई, 0 से लेके 1 के बीच में अगर x की वैल्यू है तो y का आंसर कितना होगा, आप सुनते हुए चलना, ठीक है ना। अगर x इस रेंज में लाई कर रहा है तो x 0 से तो बड़ा है, 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे, तो इसका आंसर 0 होगा। अब देखते हुए चलना, दिल करता है तेरी बातें सुनूं सौदे, मतलब समझो ये x कौन है, 1 भी हो सकता है, 1.1 1.2 1.3 1.5 1.9 कुछ भी हो, सबके आंसर कितने होंगे 1। ये कितना होगा 2 भी हो सकता है, 2.1 2.2 2.3, सबकी बॉक्स वैल्यू कितनी होगी 2, इसमें 3, ये चल रहा है चक्करबाजी। तो अगर मैं 0 लिखूं यहां 1 लिखूं, ये बच्चों ये देखो पहली मैं बोल रहा हूं, ये थोड़ा इंटरेस्टेड बच्चों के लिए, मैं स्किप भी कर सकता था ऐसे चुपचाप शांति से, मैं बोलता रहने दो इसे मत करो भी, मैं बोल देता था, मैं कोई दिक्कत नहीं होती। अब इधर देखो 0 से 1 के बीच में जो भी नंबर है 0 को इंक्लूड किया गया, आंसर 0 जाएगा, मतलब ये, लेकिन 1 को एक्सक्लूडेड रखा गया, इस रेंज की बात कर रहा हूं, अभी समझ में आएगा। 1 से 2 जाओगे तो आंसर 1 है, 1 2 3, देखो इधर समझ जाओगे तो बढ़िया है, नहीं समझोगे इट्स ओके, कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन मत लियो। देखो 1 से लेके 2, x को देखो 1 से लेके 2 में जब मैं जाऊंगा मेरा आंसर 1 रहना चाहिए, मेरा आंसर 1 रहना चाहिए, लेकिन क्या 1 को इंक्लूड करना है, यस सर जी 1 को इंक्लूड करना है, 1 को वहां एक्सक्लूड किया था, लेकिन अगर 1 को चेक करना है इसमें मत देखना, एम्प्टी बोला मेरे पास जगह नहीं है, ऊपर देखो तो 1 का आंसर 1 आ रहा है, 1.1 का भी 1 आ रहा है, 1.2 का भी 1 आ रहा है, 1.3 का भी 1 आ रहा है, 2 बोल रहा मुझे एक्सक्लूड कर दे मेरे भाई एक्सक्लूड कर दे मुझे, मैं नहीं हूं वहां पे, एक्सक्लूडेड है, बड़ी बात बोल रहा हूं ना मैं, छोड़ देना, छोड़ दे, इधर देख चल, क्या बोल रहा, नहीं छोड़ेगा, खेलेगा मास्टर, खेल चल। 2 से लेके 3 के बीच में 2, तो 2 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है, इस बार यहां पर इंक्लूड हो गया। आप समझो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 पे हमने बोला भाई 1, बोला नहीं मेरे पास नहीं है, ऊपर देखो, हाँ ऊपर क्लोज्ड है, तो x इज इक्वल टू 2 पे 2 है, आंसर होना भी चाहिए था, बॉक्स वैल्यू ऑफ 2 का आंसर 2। ये चलता रहेगा ये सिलसिला, ऐसे ही पीछे को भी, मैं नहीं बना रहा, पीछे को भी मैं बिल्कुल नहीं बना रहा, मैं बनाऊंगा ही नहीं अब बिल्कुल भी, मैंने यहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि वो तुम्हारे हवाले अब कर दिया मैंने, अगर तुम्हें सच में इंटरेस्टेड हो वहां तक के लिए तो तुम्हारे लिए छोड़ दिया मैंने। इस तरह से सीढ़ियां चढ़ता रहता है फंक्शन, नीचे से भी सीढ़ियां चढ़ते हुए आता है, तुम नेगेटिव के लिए भी करना, तुम्हारा ये होमवर्क रहेगा, नेगेटिव के लिए करना वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, होमवर्क अरे क्या कर रहे हैं मास्टर, वर्क होम क्या नेगेटिव, नेगेटिव के लिए कंसिडर करना, और तुम्हारी ऐसी स्टेयर चलते हुए तुम ऊपर जाओ तो तुम्हें दिख रहा होगा, इसे स्टेयर वाइज फंक्शन भी कहते हैं, स्टेयर वाइज फंक्शन, और ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, यहां से यहां तक जाना है पेन उठाना है, फिर यहां से यहां तक जाना है पेन उठाना है, क्योंकि तुम बिना पेन उठाए ये ग्राफ नहीं बना पाओगे, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, पीछे से भी आता है, ठीक है। हाँ, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस ये कुछ खास चीज नहीं है, ये 2 चीजें, ये तुम्हारे में एज अ होमवर्क तुम्हें दे रहा हूं, होमवर्क करके मुझे तुम लोग बताओगे इस चीज का, और कुछ नहीं, और ये चीजें 2 चीजें होमवर्क है, इस पर रिसर्च करना, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं आएगा समझ में, तुम करना चाहोगे हो जाएगा, और नहीं आएगा मुझे बताना, मैं इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा अगर तुम लोग चाहोगे तो, पहले मुझे चेक भी तो करना है कितने बच्चे चाहते हैं क्या नहीं चाहते, और इस तरीके से बच्चों हमने ये वाला पार्ट खत्म कर दिया, मैंने सोचा था सिर्फ रिलेशन तक ही पढ़ाऊंगा, मैंने पूरा पढ़ा दिया, और मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद मैंने लापरवाही क्योंकि करी तो नहीं, 10 में से कितने नंबर देगा मास्टर को,
हाँ, तो देखे जाइए, ठीक है। तो बच्चों आई होप यार ये जो चीज़ें आपने पढ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपने लेक्चर कंप्लीट देख लिया ना, ट्रस्ट मी तुमने कर दिया काम करने लायक। अगर तुमने यहाँ तक देख लिया ना, मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तुमने कर दिया जो करना था, कर दिया तुमने। अब ऐसा थोड़ा ना यार तुम बच्चे यहाँ 10 दिन लगा दे रहे पढ़ने में, 12वीं वाले उन्हें तब नहीं हो पा रहा वो चैप्टर, तुम एक ही क्लास में समझ लोगे सब कुछ। तुम्हें अगर 10%, 20%, 30%, 40% भी आ गया ना मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है। 50% आ गया तो तुमने टॉप मार दिया मेरे भैया, इससे आगे मत पढ़ना ज़्यादा। पता चल रहा अभी से 12th खत्म करके बैठ गया, ठीक है। अगर 40% तक भी तुम्हें चीज़ें समझ में आई है जितना हमने पढ़ा उसमें से, नेक्स्ट लेवल है। इसके नोट्स बता देना, देने होंगे तो मैं दे दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है ना। और प्रैक्टिस के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर लो अगर नहीं है तुम्हारे पास, ncrt.nic.in से क्वेश्चंस करो, और इसके सॉल्यूशंस वगैरह मैंने करवाए होंगे, यूट्यूब में ढूंढ लेना। अभी के लिए बच्चों यार इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा। मुझे नीचे जरूर बताना कितना % समझ में आया। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। मुझे हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप किया करो आप कुछ मैच किया, हाइप किया करो आप अगर आपको कुछ लगता है तो। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। कौन सा नेक्स्ट चैप्टर करना है वो बताइएगा आप। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।